सर वो क्लास करना है ये जी 10 से 11 तक जो क्लासेस है वही क्लास है ना ये? हाँ हाँ, ये 9:30 हो गया, मैं जल्दी आ गया। एक्चुअली मैं बाहर गया था, एक पार्टी थी आज डिफेंस की, मतलब पीएचडी कंप्लीट होता है तो लास्ट में डिफेंस सेमिनार होता है, तो उसमें गया था, जल्दी आ गया, मुझे लगा लेट हो जाएगा। तो वही हाँ 10 से 11 जो मैं बोला था अभी वही है, क्योंकि मैं जल्दी आ गया। तो जो लोग अभी अटेंड कर सकते हैं ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग देखेंगे वो है। ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट 3 क्लास में है ना, कल भी 6 to 7 ये डिस्कस किया था, कल 9 to 11 भी, और परसों 9 to 11। तो ये 3 क्लास में हम लोग जैम 2023 के पेपर्स कर रहे हैं ना। तो आगे ये हमने 40 तक तो पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैसे करना है। तो जिन लोगों को डाउट है बताओ, इसमें 30 to 40 में कोई डाउट है? मतलब इसमें किसी को डाउट है 31 में? ये देख लो 31 चेक करो, सॉल्व अगर किया आपने तो। ये आगे बढ़ूं? जिन लोगों ने ट्राई किए हैं बताओ, मतलब मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? क्या कहते हो? अब ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने सॉल्व ही नहीं किया है? सर मैट्रिसेस वाले भी बैच 2 में हुए नहीं थे सर, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा बैच 2 में हुए नहीं है, कोई बात नहीं, जो पहले के नॉलेज है उसी पर ट्राई करो। आप ये मत सोचो हुआ कि नहीं हुआ है, आप ये मान लो आपको सब आता है, फिर ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता है। जब नहीं होता है सीखेंगे, है ना, क्योंकि मैट्रिसेस क्लास 11-12 में भी था, तो वही वाला यहाँ भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। मैट्रिसेस क्लास 11-12 में था ना, वही है। तो आप ये मत सोच लो नहीं पढ़े तो नहीं होगा, आप नहीं पढ़े हो फिर भी क्वेश्चंस हो सकता है ना। कोई जरूरी नहीं कि बताओ हमने नहीं पढ़ाया, मतलब पहले भी तो हमें थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, बीएससी एमएससी या उससे 11-12 में पढ़ाई होगा ना, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप मान लो उतना ही नॉलेज है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके बेस पे ही आप ट्राई कर सकते हो, है ना। थोड़ी कि जो हम पढ़ाएंगे तभी आपका आएगा, ऐसा नहीं है। आप पहले से जो जानते हो उसके बेसिस पे भी हो सकता है सॉल्व। तो आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है ना। तो इसमें क्या ऐसा है, एम कोई 3x3 का मैट्रिक्स बताया था मैंने पहले क्लास में कि पी सिमेट्रिक है, क्यू सिमेट्रिक है। अब देख लो, डिटर्मिनेंट ओपन कर दो इसका, तो डिटर्मिनेंट पी स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट क्यू स्क्वायर, डिटर्मिनेंट क्यू का 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का है तो हमेशा 0 रहता है। तो ये क्यू का डिटर्मिनेंट 0 है, इसलिए 0 है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। और क्योंकि पिछले 3 क्लास अगर यही चल रहा, फिर भी अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया तो बुरी बात है ना। आप सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, बैच 1 में सिलेबस हुआ है, बैच 2 में नहीं हुआ है, तो फिर भी आप ट्राई करो, जितना आपको आता है उसी पर ट्राई करो आप, है ना। उसी के बेसिस पे आप ट्राई करो कि क्या कर पाते हो नहीं कर पाते, जो आप ऑलरेडी जानते हो। और नहीं है तो फिर पूछो ऐसा क्या इस कॉन्सेप्ट है जो आप है ना नहीं समझ रहे हो, तो सीख लो। बाद में थ्योरी पढ़ाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, इसमें क्या है। तो आपको समझना है, तो ये एक थ्योरम होता है कि एम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका सम करो ट्रांसपोज के साथ, तो हमेशा आप चेक कर सकते हो पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आएगा। पी ट्रांसपोज हमेशा पी के इक्वल आएगा, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्लास 12th में है, आप एनसीईआरटी अगर देखोगे तो क्लास 12th में चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, तो वहां पे ये थ्योरम है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर वही क्लास 12th में ही आप ये देखेंगे कि m माइनस एम ट्रांसपोज, सो a माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्लास 12th में है ये थ्योरम, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 की, ये भी क्लास 12th के डिटर्मिनेंट चैप्टर में है, क्लास 12th में 4th चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें है ये। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी जानते हो सब लोग, बस अप्लाई करना है ना। तो ये मत सोचिए छोड़ दो कि आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा तो पहले तो पढ़ा ही है ना ये चीजें। सो क्यू ट्रांसपोज आप चेक कर सकते हो माइनस क्यू के इक्वल आएगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि इसको ब्रेक करोगे तो पी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्यू की पावर 3 का डिटर्मिनेंट, तो पी का कुछ भी हो क्यू का डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो डिटर्मिनेंट 0 होगी, तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगी। अब ये ट्रेस क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो आप, तो ट्रेस क्यू प्लस ट्रेस क्यू ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर। अब क्यू तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर से है ना, ये सब क्लास 11-12 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, कुछ बीएससी एमएससी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा हूं। जो क्लास 12th में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो सिंपली
ट्रेस ए प्लस बी बराबर है ना, तो ट्रेस क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। स्क्यू सिमेट्रिक कोई भी लिख के आप देख लो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर लिख के देखो कोई भी, जैसे 0 1 -1 या 0 1 2 मान लो, 0 1 2 यहाँ -1 -2 0 3 -3 यहाँ 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जरूरी है कि डायगोनल एलिमेंट 0 ही होना चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट 0 ही होगा, तो ट्रेस क्यू का 0 रहेगा। अब क्यू स्क्वायर करोगे, क्यू स्क्वायर मान लो ये क्यू है, आप क्यू स्क्वायर निकाल के देखो, तो ये क्यू है 0 1 2, यहाँ 0 -1 -2 फिर ना, तो ये 0 3 -3। अब यहाँ क्यू स्क्वायर फाइंड करो, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करो, तो इस रो को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 0 × 0 1 × -1 2 × -2 कितना आएगा? -5 ऐसा। फिर सेकंड, मैं बस डायगोनल एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ क्या होगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 0 9 9 -1 8, तुम लोग भी चेक करना भाई कैलकुलेशन। सो है ना, अभी एक तो टाइम ऐसा है कि लोग सोए होंगे, देख रहे होंगे वीडियो। देखो आप पढ़ रहे हो तो पेन पेपर लेके बैठो, तभी आप सीखोगे। वैसे कुछ सीखने को ठीक है, देख रहे हो तो वीडियो देख लो ऐसे ही। लाइव क्लास का मतलब क्या है? लाइव का मतलब ये है कि आप बोल सको, अदरवाइज है ना रिकॉर्डिंग इतने सारे यूट्यूब पे आप सर्च करो जैम 2023 सॉल्यूशन, 2 4 5 लोग होंगे जो सॉल्यूशन अपलोड कर चुके होंगे ऑलरेडी, मेरे से पहले भी। मेरा भी एक वीडियो पड़ा हुआ पब्लिक में जो मैं तब कराया था जब पेपर हुआ था, और बाकी लोगों के वीडियो पड़े होंगे ऑलरेडी, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन ही देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। लाइव क्लास का मतलब इंटरेक्शन, कि आप पूछ सको फिर मैं बताऊँ, या मैं बताऊँ तो आप पूछो, ये लाइव क्लास का मतलब। वरना रिकॉर्डिंग तो इतने सारे फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, और ऐसा मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरे कोर्स में जो यूट्यूब पे नहीं है। मैं या कोई भी, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सही से कोई यूज करे तो। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो -1 0 और 9, तो ये 8 आ जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो आप, तो -4 -9, एक मिनट है ना, -4, यहाँ थोड़ा गलती नहीं हुआ, ये कितना आएगा? 8 आएगा ये सच में? किसी ने वेरीफाई किया है? किसी को कोई मतलब नहीं है। -10 नहीं होगा? अरे मल्टीप्लाई करके देखो भाई, तुम लोग जो क्लास में जो लोग हो, ऐसी मत कुछ भी अज्यूम कर लो, मल्टीप्लाई करो ना, क्यू को क्यू ट्रांसफर, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करके देखो साथ में, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या यही आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट चेक करो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है एक्चुअली, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो -4 -9। अब यहाँ मैंने 8 लिख दिया, -8 सब मान लिया, -8 सही है। तुम तो कैलकुलेशन करके देख लो, कोई गलतियां मुझसे भी तो हो सकती है, तो वेरीफाई एक बार कर लो तुम। सो इसको है ना -4 -9 तो -13 हो गया, तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसका सम चेक करो, बाकी कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसका मैं क्यू स्क्वायर का ट्रेस निकालूंगा, 0 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये कह रहा है कि 0 होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। x ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर x हमेशा 0 होगा? नहीं, तो यही क्यू स्क्वायर, यही देख लो, यही क्या आता है, इसको जब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा। फुल मैट्रिक्स बताओ मुझे, कोई इसी मैट्रिक्स के लिए फुल मैट्रिक्स बताओ, मतलब ये क्यू स्क्वायर क्या आएगा? अगर मेरा क्यू है ये वाला, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा? कोई कैलकुलेट करके बताओ क्या क्या आएगा। हाँ बताइए। लाइव क्लास ज्वाइन करो, सीखने का पर्पस से ज्वाइन करो, ये नहीं कि बस देख रहे हैं, सीखने के पर्पस से तो ट्राई करो। जब तक खुद पेन पेपर नहीं चलाओगे कुछ नहीं सीखोगे। मैंने क्यू अपनी मर्जी से माना हुआ है, 0 1 2 -1 -2 0 -5 -6 एक मिनट, सो -5 -6 6 3 सेकंड रो -6 -10 -2 हाँ 3 -2 -13 चेक कर लो वहाँ ना। और पता है एक और चीज़ है, मैं ऐप खरीदा था, ऐप में इतने पैसे लगाए, मैं आप पे क्लास क्यों नहीं लेता हूँ?
क्योंकि ऐप में अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। आप अनम्यूट करके सभी बोल सकते हो, वैसे नहीं बोल सकते। फिर क्या होगा, सिर्फ मैं बोलूंगा, आप चैट में लिख पाओगे। ये है जैसे बाकी जो कोचिंग्स हैं जो ऐप पे क्लास लेते हैं, आपको पता होगा, चाहे बड़े बड़े अनअकैडमी हो या बाइजूस हो या ये लोग जैसे फिक्स वाला है, ये सब है, तो ये लोग कैसे क्लास ऐप पे लेते हैं। तो ऐप पे आप बोल के तो पूछ नहीं सकते, तो आप चैट में लिख सकते हो, वही यहाँ ऑप्शन ऐप पे है। तो ऐप पे मैं इसलिए क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर अकेले बोलूंगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने बड़ा खराब सा लगता है कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ कैमरे से। तो वैसा होता है लाइव इंटरेक्शन, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाया इतने साल, 8-9 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, कोविड से पहले, है ना। तो वो एक आदत है बच्चों से बात करते हुए पढ़ाने की, इसलिए मैं गूगल मीट पे या जूम पे कहीं क्लास लेता हूँ, कहीं मीट पे क्लास लेता हूँ, ताकि इंटरेक्शन हो सके। वो चीज़ें हैं, मैं ऐप पे क्लास ले लूंगा, ये है। और ऐप ज़्यादा सिक्योर है, जबकि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तुम है ना, वीडियो इधर उधर जाता रहता है। ऐप ज़्यादा सिक्योर है, कोई बच्चा एक्सेस भी नहीं कर सकता। एक बार रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया तो सिर्फ तुम ही देख सकते हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं देख सकता। यहाँ क्या है कि अब मैं रिकॉर्ड अलग से कर रहा हूँ, फिर मैं वो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई भी देख रहा है ना, शेयर कर रहा है, कोई बात नहीं, क्या मेरा क्या नुकसान है इसमें स्टिल। और मैंने कि बच्चों से बात करने का वो रहता है गूगल मीट में यहाँ पे। नहीं तो क्या, ऐप पे क्लास ले लो, ऐसे ऐप पे आराम से बच्चे सोते रहेंगे, मैं बस पढ़ाता रहूंगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर क्यू स्क्वायर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि x ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर x 0 है ना, तो x ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर x, तो ये क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ x यहाँ आर क्यूब में है। अगर आप, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर x ट्रांसपोज, ये जो x ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर x है, एक्चुअली ये आप मल्टीप्लाई करो, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। तो x मेरा वेक्टर ये आर क्यूब है ना, मतलब x मेरा है, x इज फॉर एग्जाम्पल x1 x2 x3, मान लीजिए ये है, या मैं एक्स वाई जेड ले लूँ अपनी मर्जी से। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, तो ये पता है क्या है, लास्ट में मैंने बताया भी था, कोई बताओ जरा, बता पाओगे कि x ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर x किसके इक्वल आएगा। अगर x मेरा ये वेक्टर है और क्यू स्क्वायर ये मैट्रिक्स है, तो क्या आएगा। मैं लास्ट टाइम जब डिस्कशन करा रहा था पहले दिन 1 अक्टूबर को 9 से 11 में, तब मैंने बताया था कि क्या आएगा ये, किसी को आइडिया है। कॉम्बिनेशन आएगा। हाँ, कैसा आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। किसके, बताओ, याद अगर तुम्हें हो। मैंने कहा था ये x है, ये y है, z है, x है, y है, z है, तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का आइडिया होगा, कुछ वैसा ही है। तो ये क्या बनेगा, देखो इसको, तो ये -5x² -10y² -13z², फिर ये -6 है और यहाँ -6 है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि -12xy, ये 3 है और ये 3 है, तो +6xz आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। x ट्रांसपोज आपका रो मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये रो मैट्रिक्स है, ये आपका एक्स वाई जेड ऐसा है, फिर ये क्यू स्क्वायर है और ये x है, एक्स वाई जेड। आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सो -5x² -10y² -13z², फिर -12xy, मतलब ऐसा हुआ -6xy, यहाँ आएगा -6yx, तो ऐड होके -12xy हो जाएगा। और फिर ऐसे ही 3 + 3 6xz -4yz एंड क्या बच गया, सब हो गया ना बस। तो ये आएगा। अब ये कह रहा है कि ये 0 आएगा, चाहे x तुम कुछ भी ले लो, कि ये हमेशा 0 होगा नहीं, है ना। x अगर मैं कोई एक नॉन जीरो ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 ही ले लूँ, अगर मैं 1 1 1 ले लूँ, तो क्या ये 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, है ना, इस तरीके से है। तो ये आपका 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज रॉन्ग। सेम चीज यहाँ है, डी को ध्यान से देखो, तो जो डी ऑप्शन है उसको आप ध्यान से देखोगे, तो इसको देखो x ट्रांसपोज px है, इसको लेफ्ट में बुलाओ तो -2x ट्रांसपोज mx है, तो इसको ठीक से x ट्रांसपोज कॉमन ले लो और x राइट में कॉमन ले लो, तो बीच में क्या बचेगा बताओ कोई, मैं इसको इधर बुलाया, ठीक है ना, तो बीच में क्या आएगा
ध्यान से देखो इसको, ये x माइनस वो क्या है? ये लिखा हुआ है एक्स ट्रांसपोज पी एक्स और ये लिखा है 2x ट्रांसपोज एम एक्स। P minus 2m. जी, तो ये होगा p माइनस 2m। ठीक, ये हो गया। अब फिर से, तो अब ये p माइनस 2m, ध्यान से देखिए, p आपका था m प्लस एम ट्रांसपोज और p इज m प्लस एम ट्रांसपोज, सो p माइनस 2m, बताइए यहाँ से क्या होगा। तो यहाँ से आप p माइनस जब 2m निकालेंगे, सो p आपका है m प्लस एम ट्रांसपोज माइनस 2m, तो ये आपका हो जाएगा m ट्रांसपोज माइनस m। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज माइनस a, है ना, बोथ आर ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सो p माइनस 2m इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ नाम दे दो, जैसे मैंने q ही रखा था, x ट्रांसपोज qx, x ट्रांसपोज qx, तो क्या लगता है यहां से क्या आएगा, q मेरा क्या था, q तो स्क्यू सिमेट्रिक था ना, एक मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिखा ना, ये 0 था और यहाँ पे 4 था, ये 0 था, ये -3 था यहाँ, मतलब ये q यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, इसी को मैं रीराइट कर रहा था, तो वहाँ वो q अलग है। तो क्या बनेगा, आप जरा देखो उस q के लिए, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको कि q हमारा जो है ना स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, डायगोनल पे 0 होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल पे 0 1 2 है, -1 -2 3 -3। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये ऑप्शन ट्रू होगा अगर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो क्या ये 0 होगी कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने इस मैट्रिक्स से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक टर्म लिखा है, और उसी तरह से q जो मैट्रिक्स है, q दिख रहा है आप लोगों को क्या है, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, तो क्या ये 0 आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख के देखो जरा आप लोग, हाँ या ना, देख लो। इस क्यू मैट्रिक्स, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैं कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक लूंगा, सिमिलर चीजें होंगी जो क्यू के लिए होंगी, मैं क्यू के लिए पर्टिकुलर करके दिखा रहा हूं। तो आप x ट्रांसपोज qx निकालो जरा, मैं एग्जांपल के लिए qx ले रहा हूं, मान लो इसको मान लिया qx, कुछ नया नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहां से क्या होगा, क्वेश्चन ये क्या 0 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने ये क्वाड्रेटिक लिखा वैसे आप ये क्वाड्रेटिक लिखो, मैंने ये लिखा ना x ट्रांसपोज q स्क्वायर x, सो यू राइट x ट्रांसपोज qx, q क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, तो क्या बनेगा, जैसे मैंने क्या बताया था, बताओ जिन लोगों को समझ आया था। चेक करो, ये सर 0 आ रहा है, तो क्या बताया था मैंने, 0 आ रहा है, 0x स्क्वायर 0y स्क्वायर 0z स्क्वायर, है ना, -1xy, तो ये +1xy -1xy ऐड हो जाएगा, तो हमने इन दोनों को ऐड किए थे ना, कि क्योंकि ये x या y है, xyz, तो है ना, तो मल्टीप्लाई करें, कोएफिशिएंट है एक्चुअली, ये मैट्रिक्स क्या है, कोएफिशिएंट है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 टाइम xy -1 टाइम yx कट के 0 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 2 टाइम xz -2 टाइम zx, तो फाइनली ये 0 आएगा, 0 मतलब ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा यूज क्या था, यहां पे ये था कि अगर मेरा ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल A B C D E F G H I, तो x ट्रांसपोज AX जो होगा, जहां पे x मेरे पास है XYZ, सो x ट्रांसपोज AX विल बी AX स्क्वायर EY स्क्वायर IZ स्क्वायर, ये नंबर्स है ना डायगोनल पे, इस तरह से। फिर यहाँ क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे है XYZ ऐसा, ठीक है, तो B के साथ क्या है XY, तो यहाँ होगा BXY फिर DYX, तो ऐड कर सकते हो, वही मैं कह रहा था, B प्लस D XY कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर लेंगे। फिर ऐसे ही CXZ प्लस GZX, तो ऐड कर सकते हो उसको, XZ कॉमन लेके। फिर FH है, सो FYZ एंड HZY, ये हो गया, ठीक है, तो ये यूज हुआ है लास्ट 3 ऑप्शन में, मतलब लास्ट 2 ऑप्शन में, यहाँ पे C में और D ऑप्शन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सिलेंडर
हाँ तो सिलेंडर का ही क्वेश्चन है सर। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन ऑफ सेकेंडरी। हाँ इसको क्वाड्रेचर फॉर्म बोलते हैं। तुम लीनियर अलजेब्रा में देखोगे तो एडवांस लीनियर अलजेब्रा में आता है, वहाँ पे जाके जब हम लोग इनर प्रोडक्ट को सब में आता है जाके इनर प्रोडक्ट में, एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है लाइक उस तरह से बोल सकते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है एक्स ट्रांसपोज ए वाई, ऐसे यहाँ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स है तो ये इनर प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ये नहीं है जैम में। तो चलो तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, तो ये 31 हो गया, 32 हो गया, ये सॉल्व करना है। अब बैच 2 वाले लोग उन्होंने तो पढ़ाई नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हो। देखो ये सैम्पलिंग के क्वेश्चन है, या तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ दिन के लिए ये पीवाई क्यों रोक के पहले 9 12 में गेट वाला सिलेबस बढ़ाऊंगा आगे, जब सिलेबस 2 बैच 2 का कंप्लीट हो जाएगा तब पीवाई के सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं 23 का करा देता हूँ, उसके बाद रोक के। Yes, sir. हाँ अभी पीवाई के सॉल्यूशन रोक के। टेस्टिंग वाले भी टेस्टिंग के भी क्वेश्चन सारे नहीं हो पा रहे हाँ। हैं, कुछ हो जा रहा है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कल से मतलब हाँ सर मेरा भी छूट गया है सर, मुझे हाँ। भी वो- तो ऐसा करता हूँ कल से 6 to 9 बैच 2 जो चल रहा है 7 to 9 6 to 9 कर देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, और 9 to 11 गेट का सिलेबस में पढ़ा देता हूँ, जो सिर्फ गेट वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, तो गेट के सिलेबस पर आगे बढ़ जाएगा। और जब तक जो बैच 2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 6 to 9 जैम चलता रहेगा, 9 to 11 गेट चलता रहेगा। तो फिर पीवाई क्यू सॉल्यूशन 6 to 9 में ही कराएंगे, एक दिन पीवाई क्यू, एक दिन टेस्ट डिस्कशन, एक दिन पीवाई क्यू, एक दिन टेस्ट डिस्कशन, ऐसा चलता रहेगा। तो यही अल्टरनेटिव में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यही करता हूँ, 23 का करा देता हूँ, उसके बाद है ना, तो 9 to 11 में मैं गेट करा देता हूँ। हाँ सर बैच 2 में अभी क्या चल रहा है सर? बैच 2 में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा लिमिट थ्योरम, ठीक है, लिमिट थ्योरम से आगे। कर दूंगा सर। हाँ तो वहाँ से कंटिन्यू करो जो लोग। सर, मेरा तो 10-12 दिन का बैकलॉग था, तो इसीलिए सर मैं फिर से वो क्लास ज्वाइन कर देता हूँ। हाँ जबरदस्त है वो मैथ्स वाले जो लोग, इनको डर लगता है इन्फ्रेंस से, आप बैच 1 में अगर किए हो कोई बात नहीं, उसको दोबारा बैच 2 में करो, आज मुश्किल नहीं है, तुम्हें डेफिनेशन बस समझना है। इन्फ्रेंस में क्या है, डेफिनेशन समझना, आप समझ नहीं पाते बच्चे, डेफिनेशन बस समझना है, तो उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इन्फ्रेंस में। तो डेफिनेशन उसको जबरदस्ती सीखो, नहीं समझ आ रहा फिर भी बार बार ट्राई करो, तब तक ट्राई करो जब तक ये सीख ना लो, सिंपल। अगर किसी को आता है, मान लो मुझे भी आता है, तो मैंने सीखा ही है ना, सही मैं पैदा हुआ सब जान के ही पैदा हुआ था, ये आज से 4 साल पहले मुझे भी थोड़ी आता था, मैं तो ऐसे ही सीखा हूँ, तो आप भी सीख सकते हो ये चीजें। सर सबसे कंफ्यूजिंग वो हो जाता है जो मतलब कोई एस्टिमेटर है, फिर फ्रेमर रॉ और फिर रॉ ब्लैक, फिर वो लगा के नहीं तो क्लैरिटी आएगी ना, जितना टाइम दोगे उतना क्लैरिटी आएगी ना, ऐसा थोड़ी है सबको कंफ्यूजन होगा, मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ क्वेश्चन में, या जहाँ मुझे भी कंफ्यूजन है, कोई ना कोई इंसान है जिसको कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मुझे भी अगर कंफ्यूजन है इसका मतलब मेरा भी वो लेवल अभी तक नहीं बना है, ये चीज़ें, तो आपको वही लेवल डेवलप करना है एक्चुअली। तो आपका एक अच्छा लेवल अगर आप डेवलप कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा ये चीज़ें। ठीक है, देखो इसमें क्या है, तो ये सिंपल ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें है कि x1 x2 x3 क्या आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या नॉर्मल 0 1 है, एंड द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब देख के तुम्हें डर लग रहा होगा, ये आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, बस वैसे शुरू में तुम्हें लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है। समहाउ यू हैव टू यूज द थ्योरम, जो सैम्पलिंग में 3-4 थ्योरम है वो यूज करना है बस, तो उसी पे हो जाएगा। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। सर जरा बता दीजिए सर। अरे शुभांकर तुम उस ग्रुप में नहीं हो फुल पैकेज वाले में? सर फुल पैकेज वाले में है सर। तो वो तो लिखा था मैंने टाइम, तुम इसमें कुछ दूसरे ग्रुप में पूछ रहे थे क्लास टाइम। यस सर, मुझे लगा बस ऐसे ही पूछा था। अच्छा सर बैच 2 में सर कितनी क्लासेस हो चुकी हैं सर? बैच 2 में भी लिमिट थ्योरम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। सर वो लेक्चर में बता दीजिए सर, क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ ना, 8 बजे आता हूँ घर पे सर, इसलिए। हाँ तो तुम उसमें देख लिया करूँगा। तुम उसमें देखो जाके, बैच 2 का भी प्लेलिस्ट है ना फुल, उसमें फुल बैच उसमें वाले में जो फुल पैकेज वाला ग्रुप है। सर बैच 2 में सर क्या रेगुलर ही स्टार्ट चल रहा है या नहीं नहीं, अभी आज इंटीग्रल कैलकुलस हमने कंप्लीट किया है, तो अब कुछ क्लास में डाउट, अभी लिनियर अलजेब्रा चलेगा अल्टरनेटिवली, और अल्टरनेटिव लिमिट थ्योरम, फिर सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, टेस्टिंग। तो एक दिन लिनियर अलजेब्रा, एक दिन वो लिनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, तो फिर हम लोग वो करेंगे। तो अभी
ऑल्टरनेट चल रहा है, अब लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होगा उसमें 7 to 9, अब 6 to 9 क्लास होगी कल से। तो अभी डाउट क्लास होल्ड कर देते हैं ये 9 to 11 होल्ड कर देते हैं। 9 to 11 में गेट का सिलेबस चलेगा और 6 to 9 में बैच 2 चलेगा। बैच 1 के बच्चों को टाइम मिल जाएगा थोड़ा डिवीजन करने का और अपना प्रिपरेशन करने का। उसके बाद फिर हम लोग अभी कल से वैसे करते हैं। जो बैच 1 वाले भी हैं तो रिवाइज कर सकते हैं अपना सिलेबस बैच 2 में आके, ठीक है ना। बैच 1 मतलब ओवर हो चुका है, कहने मतलब ये जो अभी चल रहा है ये बैच 3 है। बैच 3 इज द PYQ बैच, ठीक है। सो बैच 1 मतलब सिलेबस ओवर हो गया है, तो अब हमारा बचता है PYQ और टेस्ट डिस्कशन। तो वो बैच 2 का सिलेबस होने के बाद एक दिन PYQ, एक दिन टेस्ट डिस्कशन, PYQ टेस्ट डिस्कशन, ये एग्जाम तक चलता रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो तो अभी देखो ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि x1, x2, x3 be the IID random variable each having normal 0, 1 distribution, then which of the following statement is are true। MSQ है, तो अब ध्यान से देखो आप लोग, बस आपको थ्योरम्स ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करना है हमें कि जैसे x1 जो है वो नॉर्मल 0, 1 है, ठीक। पहले ऑप्शन में क्या जरूरत है x1 माइनस x2 का, x2 नॉर्मल 0, 1 है। तो मुझे बताओ x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये तो हमने बाइवेरिएट नॉर्मल रिसेंटली किया था अभी, है ना। तो नॉर्मल 0 2 नॉर्मल 0, सो नॉर्मल है ना, आपको देखना है कि दोनों का मीन कितना है। तो नॉर्मल है ना, मीन 0 हो जाएगी, वेरिएंस 2 हो गई। तो इसको फिर से स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ, दिस अपॉन रूट 2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नॉर्मल 0 1। ठीक है ना, हमने क्या किया x1 माइनस x2 को मीन को सब्ट्रैक्ट किया, मीन तो 0 है तो मीन घटाया अपॉन इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया। तो आप ऑलरेडी जानते हो ना कि x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दैट इज नॉर्मल 0, 1। तो मतलब ये नॉर्मल 0, 1 हो गया, नॉर्मल 0, 1 हो गया। अब तो ये मैंने x1 माइनस x2 निकाल दिया। अब ध्यान दो, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2। नॉर्मल 0, 2 हाँ, सो नॉर्मल 0, 2। फिर से सेम स्टोरी, x1 प्लस x2 अपॉन रूट अंडर 2, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉर्मल 0, नॉर्मल 0, 1, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ 2x3 है, तो देखो यार फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बहुत आसान है ये, बस आपको थ्योरम पता होना चाहिए। रिजल्ट्स पूछिए अपने में, यहाँ पे देखो। अब तो ये है x1 माइनस x2 न्यूमेरेटर, तो x1 माइनस x2 अपॉन, तो मुझे देखो ये बनाना है नॉर्मल 0, 1 समहाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। और यहाँ है रूट अंडर x1 प्लस x2, तो मुझे यहाँ जरूरत है, अभी देखो मैं रूट, पहले तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो। ध्यान रखो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में ये चाहिए, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, x1 माइनस x2 अपॉन रूट 2 चाहिए मुझे। तो x1 माइनस x2 अपॉन में रूट 2 चाहिए मुझे। तो ध्यान से तुम देखो ये ऐसा बन जाएगा, चेक करो समझ आ रहा सबको कि नहीं। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ए ऑप्शन में डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया, ये ऑप्शन ए है। तो मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, ये आ गया। अब तो न्यूमरेटर आपको समझ आ रहा होगा कि अब यहीं से ध्यान दो, जैसे ये है x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 प्लस x2 अपॉन रूट 2 इसका होल स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काई स्क्वायर 1, ठीक। x3 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी काई स्क्वायर 1, ये भी काई स्क्वायर 1 है। अब इन दोनों का सम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर 2, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब तो न्यूमरेटर है नॉर्मल 0, 1, डिनोमिनेटर है काई स्क्वायर 2 का रूट, ठीक। तो अब देखो ठीक से, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमारे पास एक थ्योरम था कि नॉर्मल 0, 1 और काई स्क्वायर n अपॉन n का रूट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, थ्योरम क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन से शायद ये टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये थ्योरम है हमारा,
उसमें ये है कि ये वाला इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो होगा। आपका जो x1 माइनस x2 है और x1 प्लस x2 है वो इंडिपेंडेंट होगा। आप चेक कर सकते हैं, दोनों का कोवेरिएंस निकालेंगे 0 आएगा। x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 के बीच का कोवेरिएंस 0 आएगा, क्योंकि दोनों का वेरिएंस इक्वल है x1 x2 का। और x1 माइनस x2 x3 खुद ही इंडिपेंडेंट है, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो न्यूमरेटर है रैंडम वेरिएबल और जो डिनोमिनेटर है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब इसका रेशियो जो है tn बनता है। तो ये देखो अभी मुझे यहाँ पे 2 की जरूरत है, 2 आया नहीं है मेरे पास, मैं अपनी मर्जी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मर्जी से मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा तो बाहर ये √2 बनेगा। तो ये बचेगा 1/√2 t1। तो जो ये बोल रहा है सिर्फ t1 आएगा, ये गलत कह रहा है, देखो ध्यान से, ये t1 तब बनता है ना, तो ये गलत कह रहा है हमें। गलत क्यों कह रहा है? क्योंकि इसका क्या आया 1/√2 टाइम t डिस्ट्रीब्यूशन आया। √2 क्यों आया? क्योंकि मुझे यहाँ पे इंच, हाँ वहाँ पे √2 है ना? है कहाँ पे, चेक कर लो एक बारी। नहीं, हमने 2 से डिवाइड किया था, चेक केयरफुली चेक करो जरा, क्या कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, देखो। क्या हाँ सर आपका ठीक ही है, हमने किया था, ये आया था। हाँ, कोई और बोल रहे थे, कुछ बताइए। सर बोल रहा है Sir, कि we know ठीक that है। x1 minus x2 follows normal, हाउ डू यू नो? and हाँ x1 plus x2 the whole square also follows chi-square, and 2x3 chi-square. see when you say normal, so you have to take the parameter also. When you say chi-square, you have to say the degree of freedom also. So chi-square 1 degree of Sir? freedom. x1 हाँ, plus x2 the बताओ। whole square is chi-square 1 degree of freedom, right? सर पहले हमें √2 से डिवाइड किया है ना सर? हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से we divided numerator by 2 denominator by 2, तो वो 2 एक्चुअली अंदर बोल रहा √2 बन के। अच्छा ओके ओके, चेक करो एक बारी, फिर भी हाँ सही है ना, हमने 2 से डिवाइड किया तो वो √2 बन के, ओ एक मिनट, एक बार चेक कर लो तुम लोग। सर वो T2 नहीं होगा, T2 होगा सर ये। हाँ मतलब सॉरी T2 तो ठीक है। अच्छा ऐसे भी गलत है कि ध्यान रखो, 2 का कहीं घोटाला हुआ है शायद, जब हम डिवाइड कर रहे थे मैं ध्यान नहीं दिया, एक बार चेक करो। सर ये chi-square 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इससे अरे 2 होगा, T2 वो तो ठीक है, गलत तो होगा, बट आई थिंक कांस्टेंट यहाँ पे हमने ठीक किया है। कांस्टेंट इज इट फाइन जब डिवाइड कर रहे थे, क्या जस्टिफाइड है? ओके हाँ, मतलब ये एक एक्स्ट्रा है ये, मतलब यहाँ तुम देखो अगर मैं √2 कॉमन लेता, जस्ट चेक, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है हमने, एक √2 आई थिंक है पहले से जो हमने लिखा नहीं है। सी केयरफुली, यहाँ मतलब ठीक है, ये T2 बनेगा नॉट T1, हाँ T2 बनेगा, इट्स फाइन। अब एक बार देख लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जब डिवाइड कर रहा था ना, हमने 2 से यहाँ डिवाइड किया और यहाँ ओके √2 से डिवाइड करना था हमें ना, तब तो अंदर 2 हटता, सो वी डिवाइडेड बाय √2 एक्चुअली, जो अंदर जाके 2 बना, तो ये एक एक्स्ट्रा √2 मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल आंसर गलत है क्योंकि चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। सो दिस विल फॉर्म डायरेक्टली T2 एक्चुअली, या chi-square 2 है ना, अच्छा chi-square 2 ये सिर्फ के हिसाब से chi-square n by n, दिस इज Tn, एक बार चेक कर लो। यहाँ देखो मैं यहाँ फिर से करता हूँ, देखो ये तो लिख चुके हो तुम लोग, सी ये जो है मैं कह रहा हूँ कि यू जस्ट टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस साइड, तो √2 x1 माइनस x2, पर चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। यू टेक 2 कॉमन फ्रॉम इनसाइड, सो इट विल कम आउट √2, तो यह बचेगा क्या, बचेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो अपॉन √2 का होल स्क्वायर एंड प्लस x3 स्क्वायर अपॉन दिस, चेक इज इट फाइन। मैंने डिनोमिनेटर के से 2 बाहर निकाला, 2 बाहर निकाला तो √2 बन के बाहर आएगा, सो दिस कैंसिल्ड, ओके, सो नाउ इट इज फाइन। तो वो हमने ये √2 छोड़ दिया था, दिस वाज, और ये √2 यहाँ के बन जाएगा, ठीक है वो सही कह रही थी। सो ओके, सो नाउ हमें यहाँ चाहिए x1 माइनस x2 अपॉन √2, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए ये करना पड़ेगा, और अब हमारे पास है
इसे लिख के देखोगे तब तुम्हें दिखेगा, तुम सिर्फ देखोगे तुम्हें नहीं दिखेगा। क्योंकि जैसे मान लो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मैं कहीं 2 मिस कर दिया, तुम्हें लगेगा सही कर रहा हूँ क्योंकि तुम लिख के नहीं देख रहे हो। अगर तुम जब लिखोगे ना तब तुम्हें दिखेगा कहाँ क्या मिस हुआ है। सो इफ यू आर नॉट राइटिंग विथ मी देन तुम्हें कुछ वैसे बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा नहीं कि वो क्या हो रहा है। तुम्हें लगेगा हाँ जो कर सही सर कर रहे हो सही कर रहे होंगे, ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसा है, चेक। और ये वाला √2, ये जो √2 है बाद में यहाँ आ गया तो इट्स फाइन। मतलब कहने का मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन T2 आया, मींस ये है। लेकिन ये कह रहा है T1 है तो इसलिए गलत है। अच्छा वो गलती से मैं T1 लिख रहा था शुरू में ना, ये इस थ्योरम के हिसाब से यहाँ का स्क्वायर n है तो Tn होगा। सो ये गलत है। दूसरा देखो वैसे ही हो जाएगा सिमिलर वे में। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो उसी लॉजिक से इफ आई राइट द ऑप्शन बी, सो अब मैं ऑप्शन बी लिख के देखता हूँ। देखो तो इसी लॉजिक से ऑप्शन बी लिखो आप। तो ऑप्शन बी में क्या है, अगेन हमें वही फॉर्म करना है, x1 प्लस x2 अपॉन √2 होल स्क्वायर। आई वांट टू मेक दिस एंड, तो क्या करोगे x1 माइनस x2 अपॉन √2 होल स्क्वायर एंड प्लस x3 स्क्वायर। सो चेक, अभी क्या एक्स्ट्रा मेरे पास है, सेम ही रहेगा बी ऑप्शन जो है, चेक कर लो। सर 1 ही होगा, सर बी ठीक होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया, तो नाउ इट इज इक्वल, हाँ है ना, चेक करो। हाँ सर इक्वल है ना, ओके तो ठीक है। अब देख लो न्यूमरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी, व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1 अपॉन व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर ये काई स्क्वायर 1 मिलके काई स्क्वायर 2 होगा टोटल। अब यहाँ फिर से थ्योरम था तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंडिपेंडेंट अगेन विद द सेम लॉजिक लाइक द ऑप्शन ए। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब, और एक थ्योरम क्या था, सो हमारे पास जो थ्योरम था वो ये था कि, एक्चुअली मिटा रहा हूँ फिर वो जाएगा नहीं साथ में ना, ओके तो यहाँ से देखो एक थ्योरम फिर से होता है काई स्क्वायर m बाई m अपॉन काई स्क्वायर n बाई n। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, हाँ f m कॉमा n व्हेन these two are independent, तो यस दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये क्या फॉर्म करेगा अब, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है रिमेंबर, so this 1/2 will come here and f1,2, बट ये बोल रहा है इसलिए f1,2 ये भी गलत होना चाहिए, चेक अभी। सर हाँ सर एक बात बोलनी थी आपको सर, ये आप जो मतलब ये तो एक्चुअली नॉट इक्वल टू है, ये तो ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है ना, जो ये जो साइन वाला होता है। ये क्या वर्ड है ऑलमोस्ट इक्वल टू, कहाँ देखा आपने ये? मतलब सपोज हम 1/2 t लिखते हैं तो फिर हम ऐसे भी तो t लिख सकते हैं ना, ये मैं बोल रही थी। फॉलोज कटर फॉलोज F1,2 मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है, मतलब सर ये तो डायरेक्टली इक्वल टू नहीं आ रहा है ना, डायरेक्टली तो इक्वल टू नहीं लिख रहा, वो तो ऐसे फॉलोज F1,2। तो ऐसा मत लिखो ना, तुम ऐसा लिखो फिर, देखो तो इसको लिखो तुम 1/2 टाइम y where y has distribution F1,2, ओके हाँ ये लिख सकते हम्म, हैं। this is wrong, okay, so this do not have, अच्छा यहाँ ये 2 को इधर भेज सकते हो तुम, तो 2 टाइम दिस हैव डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये 2 टाइम होता देन ये ऑप्शन ट्रू हो जाता, अगर ये 2 टाइम्स लिखा होता देन ये ट्रू होता। जी सर ये फॉलोज का मतलब क्या होता है, मतलब ये इक्वल टू ही होता है क्या, नहीं, मतलब ये हाँ ये तुम तो एमएससी कर चुके हो, तुम्हें आइडिया होना चाहिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब है x फॉलोज नॉर्मल 0 1, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉलोज, इसका डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करते हैं, x का सारे वैल्यू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तुम खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब खुद ही मुझे आंसर बता रहे हो, तुम ये पूछ रहे थे इसका मतलब क्या है, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, इसका मतलब x का जो पीडीएफ होगा वो जो नॉर्मल 0 1 का पीडीएफ है वो होगा, ये है इसका मतलब।
ठीक है, ये इक्वल टू और ये सेम होता है। नहीं ये तो सेम नहीं होता, इसलिए मैं बोल रही थी कि वो हाँ सेम नहीं होता। तुम कह रहे, तुम डिसाइड कर लो तुम्हारा क्या पॉइंट है, एक बार इक्वल है कि नहीं है। सो दिस मीन्स ये एक रैंडम वेरिएबल है, दिस रैंडम वेरिएबल हैज डिस्ट्रीब्यूशन दिस, इसका ये मतलब है। सर एक बार इसका डिनोमिनेटर वाला और बता दीजिए, का स्क्वायर 2 कैसे है? अभी तो लिखा था उधर, मैंने मिटाया है, तुम्हें देखा ध्यान से, इसमें तो मिटाता नहीं ना, क्योंकि मिटाने में दिक्कत होता है। यहाँ देखो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तो मैं राइट जो पहला ऑप्शन कर रहा था तो मैंने यहाँ लिखा था कैसे का स्क्वायर 2 है, यहाँ लिखा था ना, मिटा के ये लिखा है मैंने, वो तुम कहाँ सोए हुए थे अभी देखो, इसलिए मिटाना नहीं चाहिए, देखो ध्यान से। x1 is normal 0 1, x2 is normal 0 1, so what is distribution of x1 plus x2? नॉर्मल 0,2। हाँ जी सुजील, so what you were saying, sum is आप कुछ कह रहे थे ना? x1 and x1 plus x2 follows a standard normal. How do you know a standard normal? What is the mean of x1 plus x2? So it is 0,2. So yes, so how do you say standard normal? So I thought it is 0 standard normal, so it follows its square follows chi square. No, square will not follow chi square, na? Square will not follow chi square. So that was a mistake. Yes. So this square will not follow chi square. Okay. So you have to first bring into the form of normal 0 1. Okay. So we will first bring into the form of normal 0 1. So x1 plus x2 upon root under 2. Now you find its mean. You will get 0. Now find its variance. You will get 1. So what I am doing? X minus mu upon this. So this is my x. So what I am doing? X minus mu. So mu is already 0 upon standard deviation. What about x1 minus x2? हाँ सर समझ में आ गया। 0,2. और नॉर्मल 0 का जो रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है। नाउ x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, तो अगेन x1 इज व्हाट? सो 0 होगा, ठीक है ना? Standard normal. तो x1 इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 2। तो इसी तरीके से यही थ्योरम लगाओ फिर से, तो यही थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा ये? इट विल बी T distribution. ठीक है ना? तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्म में आएगा। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है? कांस्टेंट टाइम भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टाइम 0 इज 0, तो ये ओके आएगा। अब x1 लेस देन x2 प्लस x3, तो एक तरीका ये है यहाँ पे, सिंस दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, सो है ना, सो x1 x2 प्लस x3 हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट? ठीक है ना, वो तो पता ही है, नॉर्मल 0 2 एंड x1 इज नॉर्मल। तो एक काम कर सकते हो तुम, सिंस दे आर आईआईडी ना, सर इसको हम x1 माइनस x2 माइनस x3 करके लेस देन 0 करके हम इसको मतलब नॉर्मल 0 1 में कन्वर्ट करके हम बाहर निकाल सकते हैं इसको। यस यस, वो भी एक तरीका है। हमको कैपिटल फाई का वैल्यू पता चलना चाहिए। लेकिन कैपिटल फाई यहाँ पे जरूरत तुम्हें स्पेशल नहीं पड़ेगी, बिकॉज सर दूसरा अगर ये होता है और y अगर नॉर्मल फॉर्म होता है तो x y x plus y कुछ एक फॉर्मूला होता है ना, पी जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे स्क्वायर था, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये सी ऑप्शन की, सी नीचे स्क्वायर है, तो x2 नॉर्मल 0 1 है, तो x2 स्क्वायर का स्क्वायर 1, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, तो नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, तो यहाँ बस 2 की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो
तो 1/2 कोई रैंडम वेरिएबल आया, लेट्स से इट्स नेम y फॉर एग्जांपल, सो दैट y हैज डिस्ट्रीब्यूशन t विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं नहीं होता नीचे। अच्छा एक मिनट, अरे हाँ सॉरी हाँ ये गड़बड़ हो गया। हाँ गलत हो गया सही बात है, मैं भी ध्यान नहीं दिया। हाँ तो नाउ व्हाट इज द मीन, इट्स स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मीन आ जाएगा बिकॉज, अच्छा इतना मत करो, डिस्ट्रीब्यूशन मत निकालो, तुम्हें क्या चाहिए, मीन चाहिए ना, सो यू डोंट फाइंड दिस। हाँ वो गलत कर रहे हैं जो लोग बताए, वो गलत बताए टी वाला, मैं भी ध्यान नहीं दिया। सो कैन वी राइट दिस, yes or no? Since x1 x2 x3 are independent, so x1 and 1 upon x2 square plus x3 square are independent, means these two random variable are independent, so product का जो mean, product can be separated because they are independent, और x1 का mean कितना है, 0 है, तो इसीलिए 0 हो गया। so that was not the story, वो है ना मिस्टेक हमने किया था, मतलब मैंने भी, हाँ ठीक है, तो सो ये है, ठीक है, तो ये इस लॉजिक से 0 आएगा, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू बिकॉज ऑफ दिस, नॉट बिकॉज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर उसका कैपिटल 5 0 आ रहा है, इसलिए वो 0.5 होगा। जी तो यहाँ से आप एक काम करो, है ना, कई तरीका है इसको, तो x1 माइनस x2 माइनस x3 लेस देन 0 है। अब व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 माइनस x2 माइनस x3, x1 माइनस x2 माइनस x3, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी, नॉर्मल 0,3, तो नॉर्मल 0,3, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका मीन घटा देते हैं, तो वो 0 ही घटाएंगे, और अपॉन में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन √3 लेस देन 0/√3, तो ये तो z हो गया, सो प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, तो 50 इज हाफ, ठीक है। सो अब ये ओके है, देख लो, तो 50 इज हाफ, और इसने क्या कहा है, सो दे सेड दैट इट इज 1/3, सो इट इज रॉन्ग। सो एक बार अभी चेक करो फिर से ना, किसी ऑप्शन में गलती किया हो तो बताओ, इट इज फाइन नाउ, तो है ना, यहाँ पे रूट नहीं था, टी नहीं बनेगा, वो गलती कर रहा था, यहाँ पे रूट था इसलिए टी बना था, तो ये इस लॉजिक से आ गया। चलो तो देख लो एक बार, किसी ऑप्शन में डाउट हो तो, यहाँ थ्योरम यूज हुआ टी वाला, लेकिन t2 बनता, वही बाहर हाफ आता, उस तरह हाफ नहीं भी आता तो t2 बनता डायरेक्टली, तो ये t1 लिखा इसलिए गलत है। यहाँ पे हाफ टाइम f12 आ रहा था, हाफ था बट हाफ इज नॉट देयर, मतलब 2 टाइम्स दिस विल बी f12, सो 2 इज मिसिंग। यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूज किया तो मीन 0 है, यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया तो उससे आ गया। चलो तो मुश्किल नहीं है, तुम अगर है ना, जिनको आइडिया है ऑलरेडी थ्योरम्स का, दे कैन डायरेक्टली डू। ये तो हमने किया था सॉल्व, ये क्लास में ही किया था उस दिन, मतलब देखो बैच 1 में किया था ऐसे। तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn with the observed value of the random sample of size 10 from normal theta comma sigma square, ठीक, theta comma sigma square distribution where theta is real number and sigma more than 0 are unknown parameters। तो पूछ रहा है कि आपसे if x बार, ठीक है ना, मतलब दे रखा है x बार की वैल्यू दे रखा है s है 1/n-1 वाला, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ x बार s, स्टूडेंट टी दिस 9 डिग्री फ्रीडम, 90% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर थीटा। तो जिन लोगों को डायरेक्टली पता है कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर में, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो ये हमने क्लास में डिराइव किया है, बैच में भी पढ़े थे। तो यहाँ आता है कि एक तो 2 साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन है x बार माइनस, तो ये सिग्मा बाई रूट n कब लिखते हैं, जब सिग्मा नोन हो, लेकिन ये सिग्मा तो यहाँ अननोन है, तो जब ये अननोन है तो इसके जगह पे क्या आ जाता है, कैपिटल S, सो S बाई रूट n, और जब सिग्मा होता है तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दैट हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, तो z बनता है, लेकिन x माइनस म्यू अपॉन s अपॉन रूट n जब होता है, या x बार माइनस म्यू s अपॉन रूट n, तो वो t डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो ये आएगा tn-1 2x बार प्लस s अपॉन रूट n t alpha by 2 n-1 alpha by 2। This is the one formula
इसको बोलते हैं टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। वन साइडेड में आएगा -∞ से x बार प्लस s/√10 Tn-1 कॉमा अल्फा, तो ये वन साइडेड है। एक और वन साइडेड आएगा x बार माइनस s/√10 Tn-1 कॉमा अल्फा 2 प्लस इंफिनिटी, दिस इज अदर। सो दीज आर द थ्री इंटरवल, है ना, इंटरवल ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ। अब इसी के हिसाब से ये ऑप्शन है, तो आप सब सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको क्वेश्चन में। x बार भी पता है, s भी पता है, n भी पता है, Tn-1 कॉमा अल्फा बाई 2 भी पता है। वो फर्स्ट पेज पे जो इंट्रोडक्शन पेज होता है ना, वहां पे इसकी वैल्यू दे रखी है। सो इफ यू रिप्लेस द वैल्यूज, जिनको ये फॉर्मूला याद है, डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। सो जस्ट यू हैव टू पुट वैल्यूज हियर। तो ये सारी वैल्यू आपको उस क्वेश्चन में पुट करना है। देखो यहाँ पे तो ये तीन फॉर्मूला है, सारा डेटा यहाँ गिवन है। अब जैसे यहाँ पे अभी टी वाला नहीं मिलेगा आपको, बट है ना, T9 क्यों लिखा है, क्योंकि N10 है यहाँ पे, है ना। तो T9 और अल्फा क्या होगा, तो ये 90% कॉन्फिडेंस लेवल पूछा है आपसे। सो दिस 90% इज, तो दो जो जिन लोगों को थ्योरी पता है उनको पता होगा कि 90% इज 1 माइनस अल्फा, 0.9 दिस, तो अल्फा इज 0.10, तो अल्फा बाई 2 इज 0.05, तो ये अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे आपको अल्फा बाई 2 के टर्म में चाहिए। तो यू नीड T9 कॉमा अल्फा बाई 2, मतलब T9 कॉमा 0.05, तो ये चाहिए। और एक चाहिए आपको T9 कॉमा अल्फा, तो T9 कॉमा 0.10, और ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है, जो इस बार उन्होंने अपलोड नहीं किया वेबसाइट पे, बाकी पेपर में रहता है, तो इस बार है ना, तो ये डेटा आप टेबल से देख सकते हो। तो यू कैन ओपन टी टेबल, गूगल करो टी टेबल, और टी टेबल में जाके जो वन टेल्ड वाला, टू टेल्ड नहीं, टू टेल्ड में मॉड की वैल्यू आती है, तो वन टेल्ड वाले में देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये मिल जाए। हाँ टू टाइप का टेबल होता है। हाँ हाँ, तो टू टाइप का टेबल होता है, मतलब ऐसे आपको एग्जाम में टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑफ वो दो टाइप का टेबल क्यों होता है। तो मैंने ग्रेजुएशन में जब किया था, मुझे देखने के लिए दो टाइप का टेबल देखना पड़ता था। क्यों दो टाइप का देखना पड़ता था? दो टाइप में क्या क्या टाइप है, मतलब टाइप कैसा है? सर उसमें वो मतलब एक बार वो टेल डिफाइन करता है, एक बार फिर डबल साइड वाला डिफाइन करता है। डिपेंड करता है, एक बार है ना वो यहीं पे आ जाए, इसको ओपन कर ले कोई भी, चलो कोई एक ओपन कर लेते हैं। देखो क्या दो टाइप का है, देखो ध्यान से। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे T9 कॉमा 0.10, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाओ, ये रहा। अब देखो यहाँ पे दो चीज लिखा है, एक वन टेल लिखा है, टू टेल लिखा है। टू टेल का मतलब है दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी ऐड होके आएगी, वन टेल मतलब एक साइड की आएगी। तो देख लो, तो किसके लिए तुम्हें चाहिए? हाँ, तुम्हें वन टेल के लिए चाहिए मुझे अभी, है ना। तो किसका चाहिए? 0.10 ना, कहाँ पे है? 0.01, 10% क्या 0.01 होता है ना, 10% कितना है? 10 बाई 0.1, 10 बाई 100, तो आपको चाहिए, चेक करो तुम्हारा क्या है, 0.1 ना, हाँ 0.1। 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखो कहाँ पे है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.1 पे क्या वैल्यू है? 1.383। देखो जरा ध्यान से, तो T9 0.10, 0 कितना 1.383 ना, 1.383, एंड T9 0.05, ये भी देख लो। तो 0.05 ये आगे होगा ना, 0.05 वन टेल में देख रहे हैं हम लोग। तो 0.05 के लिए क्या है 9 में 1.833 है ना, 1.8 सही देख रहा ना, 9 वाले में 0.05 1.833 मतलब 1.833, ठीक है। तो ये हो गया 1.833। पुट करो इसको अब इसमें, अब तो सारी वैल्यू पता चल गई। जरा देखो मैच करता है आंसर नहीं करता है, पुट करो चलो क्वेश्चन बोला। कैसे पता चलेगा कि सर वन साइडेड निकालना है कि टू साइडेड? कैसे पता चलेगा? अरे ये जो टी यूज कर रहे हैं, जो आंसर है तो उसके हिसाब से बताना है क्या?
हाँ हाँ, तो ये जो अभी यूज कर रहे हैं वन साइडेड वाला ये है। एक बार देखो, क्योंकि वन टू साइड में क्या है कि मॉड है ना, वो मॉड हो जाता है, दो साइड के ऐड होके आएगी। तो अच्छा तुम देखो जरा डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ध्यान से देखो। जब वन साइड में तुम्हारा 0.10 यहाँ है और इसमें यहाँ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे 9 में ही देख लो। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ सर। रुको रुको, हाँ कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना, वन साइडेड वाला लगाना है कि टू साइडेड वाला लगाना है? वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा वो क्या है। जैसे मॉड लगाओ, तुम वन साइड वाला यूज करना, ठीक है। टू साइड कब यूज करते हैं, वही चीज उसी में हो जाए, तो वन साइड यूज करना तुम, ठीक है। वन टेल वाला जरा पुट करो इसकी वैल्यू। तो आप क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन को यहाँ बुलाता हूँ, देखो। सो यू पुट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तुम्हें टेबल कुछ नहीं देखना भाई, एग्जाम में तुम्हें टेबल देखना ही नहीं है। तुम्हें जो भी जरूरत है वो सीधा सीधा गिवन होगा, तुम्हें टेबल देखने की जरूरत है ही नहीं एग्जाम में। और टेबल ना वो देगा ना तुम लेके जा सकते हो और गेट पे ही पकड़े जाओगे। तो टेबल लेके ना जाना है ना वो देंगे टेबल, तुम्हें सीधा सीधा, जैसे मैं अभी लिख के दे रहा हूँ ना, सीधा सीधा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, तुम्हें इसको सीधा सीधा यूज करना है। बिल्कुल पेपर में ये लिखा हुआ होगा यूज दिस वैल्यू, तो तुम्हें कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना है इसके लिए। पुट करो जी, देखो एक्स बार की वैल्यू दे रखी है क्या 0, और तुम्हारे पास क्या है, s की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 10, t मैंने वहां लिख ही दिया है। जरा पुट करो उन तीनों में क्या क्या आता है, बताओ जल्दी आंसर। सर -1.1592 ऐसा कुछ नहीं, ठीक से बताओ सिंप्लीफाई करके। सर ये मतलब सर यही कैलकुलेट करके यही बता रहा हूं। हाँ सर ये कितना, वाली लगाई ना सर 0.05 वाली 1.8 ये अल्फा बाई 2 में 0.05 यूज करनी है, जहाँ अल्फा है वहां वो यूज करनी है। मतलब ये 1.159 ये 1.833, ठीक है ना। ये आगे 5% है, ये आगे है ना, इसके आगे 5%। मतलब ये है कि इस नंबर के, जैसे मैं नोटेशन जिसको मैं समझा रहा था बैच 1 वालों को, कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 5% है, इस नंबर के आगे की। तो 1.833 के आगे की प्रोबेबिलिटी 5% है। और ये नंबर कितना है, ये तुम्हारा है 1.383। तो 1.383 जो नंबर है ना 1.383, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 10% है। इसलिए ये छोटा नंबर है, क्योंकि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये बड़ा नंबर क्यों है कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कम है। तो 0.05 है तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 5% है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 10% है, ठीक है। पुट करो, बताओ पहला से क्या आ रहा है, दूसरे से क्या आ रहा है, तीसरे से क्या आ रहा है। हाँ सब लोग पुट करके बताओ कितना आएगा। चैट में देखता नहीं, तो एक बार चैट में जो लिख रहे हैं बता देना चैट में। हाँ बोलो जल्दी। मतलब माइनस का 1.159 कॉमा 1.1589। क्या कह रहे हो तुम, ये सही है। सर सेम ही आएगा, उस माइनस का हटा करके, माइनस हटा 1.519। यस सर। ओके, दूसरे में क्या आ रहा है, तो मतलब तुम्हारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है रफली। 1.1519 कितना, ऊपर वाले में 1.1519 हाँ वही मैं कह रहा हूँ 1519 59। ये लड़का देख नहीं रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा है। हाँ यही अरे भाई जो तुम्हारा आंसर है, जो मैं लिख रहा हूँ मैच करो ना, सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब अप्रॉक्स यही है। मतलब वो तुम्हें मैंने ये वैल्यू दी है, एग्जाम में मुझसे दी होंगी, तो उसके बाद एग्जैक्टली यही आएगा। अच्छा डी मैंने काट दिया, डी ऑप्शन मैंने बुलाया ही नहीं। अच्छा डी यहाँ पे नीचे था। अब देखो बताओ क्या आएगा,
और दूसरे वाले का क्या आएगा चेक करो, इन दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरा तीसरा का। भाई इतना 10 सेकेंड का काम है ये। 2 इंटू 1.383 अपॉन कितना है, n 10 है, रूट 10। ये ए और डी ऑप्शन चाहिए होगा सर, और -0.8 सर। ठीक है, पुट कर लेना। तो ए सी डी सही आएगा नहीं, ठीक है। ये तो मैंने क्लास में भी कराया, दोनों बैच में कराए थे। ये तुम्हारा मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, समेशन करो, सी की वैल्यू आएगी 12 फैक्टोरियल और अपॉन में 12 की कितना 3 की पावर 12 आएगी। मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है ये, क्लास में कराए थे। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो कि P भी है 3x3 मैट्रिक्स हैविंग द आइगन वैल्यूज 1 1 2, ठीक, जिसके आइगन वैल्यू है 1 1 2 एंड 1 -1 2 ट्रांसपोज विद द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1, ठीक है। तो इफ द जॉइंट adjoint of the matrix 2p is denoted by q, then the following are true। देख लो अब, so सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करोगे तुम ऐसे बिना सॉल्व के सोच रहे हो सर सब सॉल्व कर देंगे, तो सर तो समाव कर ही देंगे, लेकिन तुम कर पाओगे एग्जाम में ये तब पॉसिबल है जब तुम घर पे खुद ट्राई करोगे पहले, ये चीज है। क्योंकि सॉल्यूशन देख के है ना ट्राई करने की आदत बहुत खराब है, क्योंकि उससे तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी एक मेथड फिट हो गया, तुम उसके आगे सोच ही नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा यही सही है और यही बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर तुम बिना सॉल्यूशन देके ट्राई करते हो, तुम सबसे अच्छा मेथड तुम सोच सकते हो, सबसे आसान तरीके से सोच सकते हो। ये है, जब नहीं हो रहा है तब तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा सॉल्यूशन, बट पहले ट्राई करो। सर ये तो करा दिया था ना। हो गया ना? हाँ बाकी लोगों को देखना पड़ेगा, सॉल्व करके आओ। बताओ जिन लोगों ने कर लिया सीधा से डाउट बताओ ना, क्योंकि टाइम बहुत किल होगा अभी कल से। 41। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने, मैं कहा था 3 दिन से यही चल रहा है, जिन लोगों ट्राई करके आओ, जो जो जिसका फंसा है सीधा सीधा बताओ, अपना पॉइंट खुद रखो तुम। 41 जी। तो जिन लोगों ने सॉल्व किया ऑनेस्टली सीधा सीधा अपना आंसर मतलब क्वेश्चन पूछो, ये नहीं हुआ है फिर वैसे करते हैं। और जो इस भरोसे हो सर जब करा देंगे तब करेंगे, तो मैं तुम्हारा लॉस में बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। पहले ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एफ आर से आर एक फंक्शन है, डिफाइंड है, हालांकि ये भी क्लास में कराया हूं मैं। सो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सो एफ एक्स जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1। जी आर से आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी एक्स 0 है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट पे इन द ओपन इंटरवल 0 1। इसका मतलब मान लो फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीन नंबर है 0 1 में, तो gx जो होगा क्या बोल रहा है, gx हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो gx कैसा होगा बताओ, कोई gx का क्या फॉर्म होगा, फैक्टराइज करेंगे तो कुछ 3 नंबर मुझे ऐसा मिलेगा, है ना, x minus 1 x minus 2। ठीक है ना। सो देयर एग्जिस्ट 3 नंबर, वो खुद ही कह रहा है, और ऑल डिस्टिंक्ट है कि 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर मुझे मिलेगा 0 से 1 में, और ऐसा होगा कि ऐसा होगा। क्या बोल रहा है, hx एक नया फंक्शन है fx इंटू जी एक्स। सो hx एक नया फंक्शन है, मल्टीप्लाई करो x माइनस लैम्डा 1 x माइनस लैम्डा 2 x माइनस लैम्डा 3 x माइनस 1। अभी तुम्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो लैम्डा 1 को 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, जस्ट समझने के लिए कि 3 डिस्टिंक्ट रूट है ना, मान लो 1/2 1/3 1/4 3 रूट है। अब समझो जरा क्या बोला इसने कि
h double dash be the second order derivative of function h. n is the number of roots of h double dash is equal to 0. Then the minimum possible value of n. तो n क्या है कि डबल डेरिवेटिव के पास कितने रूट्स हैं. तुम ये बताओ h के पास कितने रूट्स हैं. 5. h डैश के पास कितने रूट होंगे. 4. h डबल डैश के पास कितने रूट होंगे. 3. h ट्रिपल डैश के पास कितने रूट होंगे. 2. h 4 बार डैश के पास कितने रूट्स होगा. सिर्फ 1. और h का 5वां डेरिवेटिव के पास कितने रूट्स होगा. 0 क्योंकि वो कांस्टेंट आ जाएगा. तुम इसको 5 बार डिफरेंशिएट करो, कोई पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा. वो क्या आ जाएगा. 1 आ जाएगा. तुम 5वां डेरिवेटिव करोगे 1 के इक्वल आ जाएगा, जो 0 कभी हो ही नहीं सकता. अब तुम सोच रहे हो ये कैसे मैं लिख रहा हूं, तो ये बहुत इजी है सोचना, है ना. यहां तुमसे डबल डेरिवेटिव पूछ लिया है. मैं बोल रहा हूं अगर फोर्थ डेरिवेटिव पूछता तो आंसर 1 होता है इसका, कि फोर्थ डेरिवेटिव के पास कितने रूट्स हैं, तो एक ही रूट्स होगा. पूछता थर्ड डेरिवेटिव के पास कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स होता. सेकेंड डेरिवेटिव के पास कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स होगा, है ना. h के पास खुद 5 रूट है और डिस्टिंक्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है. अब देखो ध्यान से. सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 0 बीच में λ1 λ2 λ3 1. तुम्हारा जो फंक्शन है ना hx वो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है. तो x को इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी होगी, x को माइनस इन्फिनिटी लेंगे माइनस इन्फिनिटी होगी. ये तुम्हारा फंक्शन है, ये ऑड डिग्री का है ना. एक मिनट, उल्टा बना दिया मैंने, उल्टा बना दिया. x जब इन्फिनिटी होगी कहाँ जाएगी ये, तो ये मैंने उल्टा बनाया है. उल्टा समझ आया क्यों क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आया तुम लोग को. ये 5 डिग्री का है ना, तो x को इन्फिनिटी लूंगा तो इन्फिनिटी पे जाएगी. तो मतलब मुझे x जब माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी. ये और ये ऐसा फंक्शन होगा कि x को जब इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो y इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और x को माइनस इन्फिनिटी ले जाएंगे y इस तरफ. तो ये ग्राफ है एग्जैक्टली फंक्शन h का ग्राफ है. अब h डैश x 0 होने का क्या मतलब तुम्हें पता है. क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 पढ़ते हो. dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को. तो dy by dx का डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है कि ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा. ये करते हैं ना, तुम्हें याद होगा कैलकुलस में. तो ये एक पॉइंट है जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट. तो मुझे 4 नंबर मिला, मान लो इसको μ1 μ2 μ3 μ4. तो ये ऐसे 4 नंबर x की वैल्यू है जहां पे h डैश x 0 होगा. μ1 μ2 μ3 μ4 are the critical point of the function hx. means h dash x is 0 at these 4 point. मतलब μ dash h कुछ ऐसा दिखेगा, x minus μ1 x minus μ2 x minus μ3 x minus μ4. तो अब मैं h dash x का ग्राफ बनाऊंगा ना, अगर मैं h dash x का ग्राफ बनाऊं तो मैं समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा. तो अब ये ग्राफ था x वर्सेस hx. अब जो ग्राफ बना रहा हूं x वर्सेस h डैश x. तो h डैश के पास 4 रूट है, μ1 μ2 μ3 μ4, और h डैश x 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है. तो 4 डिग्री का है तो x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो इन्फिनिटी रहेगी. अच्छा सॉरी, μ1 से स्टार्ट, 0 रूट नहीं है ना, 0 नहीं होगा रूट इसका, μ1 है. तो ये ग्राफ है तुम्हारा h डैश x का, क्योंकि x को इन्फिनिटी लोगे तभी इन्फिनिटी पे जाएगी, x को माइनस इन्फिनिटी लोगे तभी इन्फिनिटी पे जाएगी, क्योंकि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री है ना, तो माइनस की पावर ही पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसीलिए अब चेक करो इसके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है. तो देयर आर 3 पॉइंट, मान लो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3. सो h डैश का जो डेरिवेटिव है डबल डैश, ये 0 होगा 3 पॉइंट पे, हैज 3 रूट्स. तो मतलब h डबल डैश x कैसा दिखेगा, x माइनस डेल्टा 1 x माइनस डेल्टा 2 x माइनस डेल्टा 3. ये h डबल डैश. सेम स्टोरी लगाओ तो h ट्रिपल डैश तुम्हारा दिखेगा x माइनस एप्सिलॉन 1 x माइनस एप्सिलॉन 2, इस तरीके से. और चौथा डेरिवेटिव करो x माइनस
डेल्टा कुछ और दे लो, है ना, उस तरीके से आ जाएगा। पांचवा डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो दिस क्वेश्चन इज 3 कि इसके पास कितने रूट्स हैं, तो इसके पास रूट्स 3 हैं। बताओ नेक्स्ट। सर पहले वाला क्वेश्चन है वो छूट गया कौन सा पहले वाला? सर, थोड़ा सा वापस चाहिए। तुम ढूंढ के बताओ, 36 ढूंढ के बताओ। 36 होगा ये है? नहीं उसके ऊपर वाला। हाँ ये वाला ही है। हाँ, क्या छूट गया? सर इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि if the adjoint of the matrix 2p is divided by q, मैट्रिक्स 2p मतलब आइगन वैल्यू से हम कैसे मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब ये चीज थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए तो। ये मैं पहले करा चुका हूँ बैच में एक्चुअली, इसलिए बच्चा बता रहा था। तुम इसको ट्राई करो। तुमने सॉल्व किया ना आदित्य इसको? हाँ सर। इसका सॉल्यूशन लिख के भेज दो ग्रुप में। हाँ परसों। हाँ, ये वाला तो नहीं होगा। हाँ, इसका जिन लोगों ने किया है सॉल्यूशन लिख के ग्रुप में भेज दो। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो फिर हम डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। अभी अगला क्लास भी इसी का डाउट क्लास होगा, जब होगा तो ठीक है ना, बता दूंगा मैं, जब तक तुम लोग ट्राई करो। तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बताओ भाई, 40 से आगे। सर 22 वाला डिस्कस करोगे क्या? 42 सर। 22 अभी डिस्कस किया था ना। 22 क्या था? अरे 2022। नहीं 22 का अभी करेंगे। 22 का डिस्कशन मैं अभी तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियोस। पिछले साल मैंने 22 तक के सॉल्यूशन ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो डिस्कशन मैं करूंगा लाइव क्लास में भी। लेकिन अभी चूंकि मेरा प्लान अभी चेंज हो गया, प्लान इसलिए चेंज हो गया क्योंकि बैच 2 वाले बच्चे कह रहे सर सिलेबस हुआ नहीं है तो हमें समझ नहीं आ रहा। तो अब प्लान ये चेंज हो गया है कि अभी 9 to 11 बैच होल्ड हो जाएगा। होल्ड हो जाएगा मतलब जैम का बैच स्टॉप हो जाएगा, गेट चलेगा। फिर जब बैच 2 का सिलेबस हम लोग कोशिश कर 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पीवाई का डिस्कशन स्टार्ट होगा, तब लाइव होगा। तो अभी मैं तुम्हारे साथ आज रात को सारा जो पिछले साल के मेरे पास, मैंने पिछले साल 2005 से 22 तक का ऑलरेडी डिस्कशन किया। जैसे अभी 23 का कर रहा हूँ ना, फिर पीछे जाऊंगा। पिछले साल मैंने डिस्कशन किया था 22 तक का, तो वो वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ। जब तक इनको देखना है देखो, जिनको लाइव में करना है तो लाइव में अभी जब बैच 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब फिर से लाइव डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। 22 21 इस तरह के करेंगे। तब तक अब 9 to 11 कल से गेट का बैच चलेगा। और तो जो बैच 1 में हो क्या करेंगे, तो बैठ के थोड़े प्रिपरेशन करें आराम से। अगर रिवीजन करना है तो बैच 1-2 में आए 7 to 9, नहीं करना है तो जो टेस्ट पोर्टल पे 17 18 20 टेस्ट हो गए उसको अटेम्प्ट करो, डाउट कलेक्ट करो, असाइनमेंट जो पहले भेजे उसको सॉल्व करो। मतलब थोड़े बैठ के स्ट्रेटजी बनाओ, प्रिपरेशन करो जो बैच 1 वाले लोग हैं। और उसके बाद 6 to 9 बैच जैम कराएगा और 9 to 11 गेट का बैच चलेगा, ये फरवरी तक आगे से, है ना। मैं भी आज ग्रुप में बता दूंगा। टेस्ट वाला सर। हाँ, टेस्ट डिस्कशन होगा ना। अब एक बार बैच 2 कंप्लीट हो जाएगा, 10-15 दिन में कंप्लीट, 6 to 9 में डेली क्लास लूंगा बैच 2 का, तो 10-15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद क्या, एक दिन पीवाईक्यू, एक दिन टेस्ट, एक दिन पीवाईक्यू टेस्ट, यही चलता रहेगा फरवरी तक, ठीक है ना, 6 to 9 में। तो 6 to 9 फिर डाउट क्लास ही चलता रहेगा हमेशा, मतलब स्पेशली जैम के लिए। तो 6 to 9 में पीवाईक्यू टेस्ट डिस्कशन, एक दिन पीवाईक्यू, एक दिन टेस्ट डिस्कशन, पीवाईक्यू टेस्ट, या 1.5 घंटे कर देंगे, 1.5 घंटे पीवाईक्यू, 1.5 घंटे टेस्ट डिस्कशन, 3 घंटे क्लास हो गई। 6 to 9 चलती रहेगी, तो उसमें हो ही जाएगा ना। अभी टाइम है ना हमारे पास। आज क्या, अभी तो 1 अक्टूबर है ना, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने ना हमारे पास। अभी मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा सारे टेस्ट का। हाँ बैच 2 में मतलब जो मैथ और स्टैट चल रहा है, तो स्टैट कितने दिन होते हैं? वही 3 दिन मैथ, 3 दिन स्टैट, सेम। कौन सा दिन होता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे स्टैटिस्टिक्स, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मैथमेटिक्स। मंडे, वेडनेसडे, MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे स्टैटिस्टिक्स, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मैथमेटिक्स। PTS अल्टरनेट डेज में ना, तो मंडे स्टैटिस्टिक्स, ट्यूसडे मैथ्स, मंडे ट्यूसडे, ऐसे अल्टरनेट। 22 में क्या है भाई? 22 हमने कल डिस्कस नहीं किया था। अच्छा 22 तुम्हें पेपर का कह रहे हो, 22 का भी डिस्कस करते हैं डाउट, वो वीडियो शेयर करता हूँ, तो वहाँ देखो। वहाँ अगर नहीं क्लियर हो तो फिर हम लाइव क्लास अभी लेंगे। जब तक तुम कलेक्ट करो, डाउट कलेक्ट करो, देखते हैं। इसके आगे बताओ, इसके किसी को डाउट? 42 सर हाँ डाउट है। 42 में एक्चुअली इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ किया है। देखो ये सेटलमेंट थ्योरम का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो इनके हिसाब से क्या है, आप बता रहे हो
है ना। हाँ, जैसे अगर आंसर मैच कराना तो मैं बता देता हूँ। हाँ, यही क्वेश्चन था, आपने पहले पीछे से किया, फिर हाँ आया ऐसा, फिर उन्होंने बनाया गलत जैसा, मतलब यही क्वेश्चन गलत था 2023। हाँ, ये थोड़ा गलत इसलिए, देखो एक बार देख लो सब लोग। तो इसमें क्या है कि जस्ट अगर मैं लिखूं, इन्होंने क्या किया है कि लाइक व्हाट दे आर आस्किंग, x1 x2 xn विद द सीक्वेंस ऑफ id रैंडम वेरिएबल, यहाँ से मीन निकाल लो तुम। व्हाट इज ex, इसका ex फाइंड करो पहले, ये गामा में बनेगा, गामा का पीडीएफ है ना ये, सो चेक करो। x इज गामा 3 कॉमा कितना है, 1 है, चेक करो। गामा 3 कॉमा 1 होगा ये। तो यहां से ex निकालोगे तो 3 आएगा, वेरिएंस x निकालोगे क्या होता है, ये भी 3 ही होगा, क्योंकि अल्फा बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहां से आपके पास है ex 3 और वेरिएंस x 3 है। तो चेक करो क्या पूछा तुमसे, तुमसे पूछा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू x। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 3 अपॉन रूट 3 बाई n, मतलब है ना सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है ना, तो सिग्मा इज रूट 3 अपॉन रूट n, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सेम चीज x माइनस 3 रूट 3 बाई रूट n। ठीक, ये आ गया, इसको और ठीक से लिखो, इसको और ठीक से लिखोगे। सो दिस इज लाइक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये हो गया z लेस देन इक्वल टू रूट n टाइम x माइनस 3 बाई रूट अंडर 3। ओके, देख लो अब क्या है कि इसको आप ब्रेक करो, तो सी केयरफुली। तो यहां पे क्या होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 3 है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव, और n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो ये पूरे क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी, और z लेस देन माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो गया 0। व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो क्या होगा, हाफ आ जाएंगे, तो ये हाफ आ जाएगा, और x मोर देन 3 तो क्या होगा, 1 नहीं सॉरी 0, ध्यान से देखो, अच्छा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट n इंटू पॉजिटिव नंबर n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर मैच नहीं करेगा। उन्होंने जिसने सॉल्यूशन बनाए हैं आई, मतलब जिसने इस साल के पेपर के सॉल्यूशन बनाए, जिस प्रोफेसर ने या जो स्टूडेंट हैं, कई बार होता है टीएस बनाते हैं। टीएस क्या होते हैं, हम लोग टी हैं यहाँ पे, टीचिंग असिस्टेंट, जो प्रोफेसर के अंडर काम करते हैं। तो जो कोई कोर्स पढ़ा रहा है तो हम लोग मतलब उसमें मतलब डाउट सॉल्व करते हैं बच्चों का, या जो होता है मतलब वो थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन टीए करता है। तो उस तरह से जो भी बनाया सॉल्यूशन, तो उसने क्या किया है, सो दे हैव टेकन x लेस देन 3 0, व्हेन x मोर देन इक्वल टू 3 1। तो तुम्हारा सॉल्यूशन इससे मैच होगा, मतलब तुम्हारा आंसर मैच होगा जब तुम ये कंसीडर करोगे, तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो आंसर की में है, लेकिन होना ये चाहिए, ठीक है। सो व्हाट दे हैव कंसीडर्ड, सो उन्होंने ये कंसीडर किया है कि जब x को 3 रखोगे, मतलब x मोर देन इक्वल टू 3 पे उन्होंने 1 ले लिया है। तो इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखूं मैं, अगर तो ब्रेक करके लिखूं तो उन्होंने जो दिया है वैसा दिया, मतलब 0 1 1। तो 0 when x less than 3, 1 when x equal to 3 and 1 when x more than 3। अब इसके साथ तुम इसको कंपेयर कर लोगे ना, ये जो गिवन है इसको कंपेयर करो इसके साथ, यू विल गेट एग्जैक्टली सेम आंसर जो कि आंसर की में है। करेक्ट आंसर ये होना चाहिए जो आंसर की में मैच नहीं करेगा इसके हिसाब से, ठीक है। देख लो इसके हिसाब से मैच कर जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा है, जिन्होंने कि x लेस देन 3 है, तो है ना, तो इस तरह से चेक कर लो एक बारी, x लेस देन इक्वल टू 3 में ये हो जाएगा, और मोर देन भी ये हो जाएगा। तो अगर मोर देन इक्वल टू 3 है तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी ना। तो अगर x इक्वल टू 3 रख दिया हमने तो एग्जैक्टली 0 हो गया, लेकिन लिमिट तो बाद में पुट करेंगे ना, हम पहले तो x रखेंगे,
तो 0 into infinity ऐसे भी नहीं बनना है, क्योंकि 0 infinity तब बनेगा ना जब हम टेंस टू ले रहे हैं। यहाँ x तो टेंस टू है नहीं, x एग्जैक्टली 3 है, तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म तब बनता है जब दोनों टेंस टू में होता है। तो यहाँ n खुद टेंस टू में है, बट इट इज x इज नॉट टेंस टू, तो x तो एग्जैक्टली 3 रख रहे हैं बीच वाले केस में, तो उस तरह केस तो बनेगा नहीं। देख लो, अब तुम कंपेयर करो इसके साथ, यू कंपेयर दिस विद इट। अब देखो अल्फा बीटा गामा ठीक से मैच करो, तो ये x इज इक्वल टू सेम नंबर दोनों साइड होगा, कहने का मतलब ये है। तो देख लो एक बार अब मैच करके, इसके हिसाब से आंसर मतलब अलग आएगा, बट दिस इज करेक्ट बनेगा, तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन उससे आएगा एक्चुअली, इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सो दिस इज रॉन्ग है ना, कुछ क्वेश्चन में गलती है, मतलब क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन बनाने में या उसने ऐसा फ्रेम करने में गलती की है। नेक्स्ट बताओ। जो लोगों ने और सॉल्व किया नेक्स्ट बताओ, और कोई डाउट है तो। एक काम करो, भेजा है वो देख लो जरा। किसका? इसका है, ये हो जाएगा। अच्छा मैं एक बार डिस्कस करते खत्म करता हूँ, तुम्हें देखते हैं बाद में। इसमें एल हॉस्पिटल यूज करो, ये हो जाएगा, है ना, 0.0 फॉर्म का बनेगा। इसमें क्या करना है कि रैंडम सैंपल नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर से है, और तुम्हें y दे रखा है अनबायस्ड एस्टिमेटर। ये अनबायस्ड एस्टिमेटर का डेफिनेशन से हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू सिग्मा, तो इजीली एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा, इजी है। ये वाला क्या है, सिंपल पीडीएफ दे रखा है, वेरिएंस ऑफ log 2/x, कोई बात नहीं, इसको y मान लो, वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, डिस्ट्रीब्यूशन y का नहीं निकालो तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पता है ना। हाँ वो वैसे भी कर सकते हो तुम अगर चाहो तो, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, x 0 से 2 xy 2 है, तो तुम ये कह रहे हो कि एक्सपोनेंशियल 2 फॉलो करेगा, ठीक है, उससे भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, वो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा ऐसे तुम अगर 2 से इसको डिवाइड करो तो क्या हो रहा है, ये x/2 0 से 1 में है ना। अच्छा और x/2 दिया है इसने, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जैसे भी तो या तो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लो या वैसे भी कर लो, आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल नॉर्मल दिस, सर सेंटर लिमिट थ्योरम लगा के कर लेंगे। उसको सेंटर लिमिट थ्योरम नहीं बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना बोलते हैं। सेंटर लिमिट थ्योरम तभी लगेगा जब n टेंड्स टू इनफिनिटी होगा, जब पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। यहाँ सेंटर लिमिट थ्योरम यूज नहीं होगा, जो आप सेंटर लिमिट थ्योरम कह रहे हो एक्चुअली आप कह वही रहे हो, बोल बहुत गलत रहे हो, है ना, मतलब थिंकिंग सेम है। सो सेंटर लिमिट थ्योरम तब बोलेंगे जब n टेंड्स टू, ये सब इंप्रेशन खराब पड़ेगा इंटरव्यू में, जैसे आप अभी गेट निकालोगे, पीएचडी का इंटरव्यू दोगे और वहां बोलोगे सेंटर लिमिट थ्योरम लगाएंगे, तो उनको ये समझ आ जाएगा तुम्हें सेंटर लिमिट थ्योरम नहीं पता है, हालांकि तुमको पता है, लेकिन उनको ये इंप्रेशन जाएगा तुम्हें सेंटर लिमिट का मतलब ही नहीं पता एक्चुअली। यहाँ सेंटर यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही रैंडम वेरिएबल है, तो सेंटर लिमिट थ्योरम क्यों यूज होगा यहाँ पे। सेंटर लिमिट थ्योरम कब यूज होता है, जब आपके पास रैंडम सैंपल है, सैंपल साइज n है, जहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रही है, तब यूज होता है। यहाँ सेंटर लिमिट थ्योरम का काम ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा यहाँ पे, नॉट सेंटर लिमिट थ्योरम। तो ये सब आपको इंटरव्यू में खराब इंप्रेशन पड़ेगा, फिर आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा अगर इस तरह से आंसर दोगे इंटरव्यू में। तो जैसे मेरे सामने अक्सर आप बोल रहे हो आधा अधूरा चीजें, तो वहाँ इंप्रेशन खराब होगा, तो आपको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट उसको जो कॉन्फिडेंस दिखेंगे बच्चे उसको। पीएचडी ये होता है, आप ही कह रहे थे ना कि मेरे दो दोस्त हैं इनका नेट गेट निकला, पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो उनको लगे कि आपके अंदर वो नॉलेज है कि आप पीएचडी कर पाओगे। अगर आप वो इंप्रेशन नहीं बना पा रहे हो उनके सामने, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट सेलेक्ट यू। इंटरव्यू तो होता है गेट का, जैसे फेब में एग्जाम होता है उसके बाद। नहीं गेट में कोई इंटरव्यू नहीं होता। जैसे आप गेट आपका फरवरी में एग्जाम हो गया, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, 20-22 मार्च को रिजल्ट आ जाता है जैम गेट का। उसके बाद आपको मई जून में, अप्रैल मई जून में एप्लीकेशन आते हैं एमटेक के, पीएचडी के, आप अप्लाई करोगे जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन चाहिए। तो एडमिशन आप जैसे 1000 लोग और अप्लाई करेंगे या 100 लोग अप्लाई करेंगे, तो सबका एडमिशन होगा नहीं, तो एडमिशन किनका होगा, सबका इंटरव्यू होगा, और जो बेटर परफॉर्म करेंगे इंटरव्यू में उनका एडमिशन होगा। तो इंटरव्यू एडमिशन के लिए होता है, जैम गेट के लिए कोई इंटरव्यू थोड़ी होता है, वो तो रिटन टेस्ट है। अब हालांकि जैम का तो कोई इंटरव्यू से मतलब ही नहीं है, जैम वालों को इंटरव्यू देना पड़ेगा जब आईआईएससी बैंगलोर में एडमिशन लेना है, तो उनको अलग से इंटरव्यू, आईजर्स में एडमिशन लेना है तो अलग से इंटरव्यू देना पड़ेगा, वहाँ है ना। अदरवाइज जैम वालों को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आईआईटी में जाने के लिए, एनआईटी में जाने के लिए या ट्रिपल आईटी में जाने के लिए इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है जैम वालों को। गेट वालों को जरूरत क्यों है, क्योंकि आपका गेट का स्कोर बेकार है अगर आप कहीं एडमिशन नहीं लेते हो। गेट एग्जाम फॉर द फेलोशिप, कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, फेलोशिप एग्जाम है गेट एक्चुअली।
तो एमटेक करोगे तो वहाँ जाके 12-12,500 रुपये महीने का मिलता है फेलोशिप पर मंथ। पीएचडी करोगे अभी 37,000 हो गया है पर मंथ पहले 2 साल, अगले 3 साल फिर 42,000 मिलेगा। तो ये फेलोशिप एग्जाम है, गेट और नेट जो है फेलोशिप के लिए एग्जाम है, ठीक है। और इंटरव्यू एडमिशन के लिए होता है। ओके हाँ, तीसरा ऑप्शन पीएसयूज भी हैं। कुछ पीएसयूज क्योंकि जॉब रिक्रूट करने के लिए अपना एग्जाम नहीं कराना चाहती है तो वो चाहते हैं कि गेट का जो रैंक है उसी रैंक पे वो लोग रिक्रूट करते हैं लोगों को, तो वो भी है, पीएसयूज भी हैं, चाहे वो क्रीज हो या ओएनजीसी है या बहुत सारे है ना प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, उसमें भी गवर्नमेंट टाइप की चीज़ें जो भी हैं, मतलब गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, तो वो वहाँ पे रिक्रूटमेंट गेट के स्कोर के थ्रू वहाँ भी होता है। तीसरा ये भी है एमटेक पीएचडी या जॉब। तो ये आप तो मिला था, क्या क्या आपको भी तो रेलवे में हाँ वो क्रीज में मिला था, वो तो है ना साइड में कई लोगों को मिला था, वो भी अच्छा जॉब था। इनके पास बेरोजगार लोगों के लिए ठीक ही था, कम से कम 80-90,000 पर मंथ मिल रहा था, तो अच्छा ही था ये। तो अगर कोई जॉब कर लेता है और अगर वो 1 साल बाद फिर इसको ड्रॉप करना चाहता है, फिर पीएचडी करना चाह रहा है, तो गेट का स्कोर तो सर 3 साल के लिए होता है ना वैलिड। जी जी, तो यूज कर सकते हैं आप। वो 3 साल तक वैलिड है, लेकिन क्यों वेट करोगे? जैसे मान लो इस साल आपके रैंक आए 10, तो अब अगली बार एग्जाम दो ना, क्या दिक्कत है? अगर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से अगर जरूरत पड़ रहा है दूसरे एडमिशन लेना है तो फिर से एग्जाम दे दो, उस बार बेटर रैंक आ जाए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे ज़्यादा अगली बार देन दिस टाइम, तो फिर से एग्जाम दे दो, उसमें क्या मतलब ठीक है, दिस स्कोर कैन बी यूज अप टू 3 years, बट अगर है तो ठीक है एग्जाम देते रहो जब तक आप यूज नहीं कर रहे हो तब तक, तो इम्प्रूव भी होता रहेगा रिजल्ट आपका, नॉलेज भी और रिजल्ट भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सिंपली यू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, कि मीन घटाओ इसका, है ना, इसका आप मीन निकालो, माइनस करो, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म करेंगे दिस नॉर्मल वेरिएबल इनटू, उसको स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं ना, कर लो तो उससे आ जाएगा इजीली। इसमें क्या है, तो सिंपल है, कल भी सॉल्व किया था 6 to 7 में, कल ये सॉल्व किया मैंने, ये भी 6 to 7 में कल सॉल्व किया मैंने। यहाँ पे क्या है, ये बेस थ्योरम का लग रहा है ऐसे तो, है ना, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, सो ट्राई करके देखो। नहीं ये है, ये आपको दे रखा है, ये मैंने क्लास में सॉल्व किया 9 to 11 वाले में, रिसेंटली पी वैल्यू निकालनी है, पी वैल्यू इसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा x बार लेस देन इक्वल टू k आएगा, तो पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू इसको उस क्वेश्चन में होगी प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन जो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से फाइंड कर लो x बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, x1 की वैल्यू 0.25 है, x2 की वैल्यू 0.75 है, तो x बार की आंसर आ जाएगी 1 ना, 0.5 है ना, x बार x1 प्लस x2, सैंपल साइज 2 का है ये, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 2, तो वो आपका आ जाएगा 1/2, तो आपको निकालना है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल मोर देन इक्वल टू, क्या लेस देन इक्वल टू ना, सॉरी लेस देन इक्वल टू आएगा इसमें, तो इसमें लेस देन इक्वल टू आपको निकालने हैं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 निकालने हैं आपको। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये मैंने 9 to 11 रिसेंटली सॉल्व करवाए हैं बैच में, जब टेस्टिंग ऑफिस कर रहे थे, तो उससे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सिंपल है, ये तो सिंपल आप इसको कन्वर्ट कर लो, पुट कर लो वैल्यू चाहो तो, या डायरेक्टली, ये तो क्लास में कराया था हमने। जी जी समझ नहीं आया। हाँ सैनी आप क्या कह रहे हो? सर इसका एक प्रॉब्लम है, ये जो f1 + 1/n ये हमको मैं पुट कर दिया, लेकिन ये कोई कट भी कहीं पे भी कट नहीं हो रहा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा समेशन में टर्न अप हो रहा है, तो वो के 1/n हम लेकर आ रहे हैं, तो फिर भी मतलब ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आ रहे हैं। हाँ ये हमने पहले सॉल्व किया। हाँ भाई राजा बताओ क्या कह रहे थे? सर f(1) पे सबका 1 वैल्यू ही निकलेगा, तो उस 10 को हम -1 करके उसको एक के ऊपर लगा देंगे, उस n को सबके ऊपर लगा दें, फिर डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है वो फॉलो कर जाएगा बस। हाँ f1 f2 f2 हो गया। तो इसका सॉल्यूशन लिख के तुम ग्रुप में भेज दो, बाकी लोग हेल्प हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो कह रही है इसको डाउट है, आप इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दो, जो भी राजा तुम या जो भी इन लोगों ने सॉल्व किया आदित्य है, तो इसको सॉल्यूशन लिख के भेज दो एक बार ग्रुप में, तो देख लेंगे। ये तो हमने कल ही किया था, कल 7 to 9 में भी किया था, 9 to 11 वाले बैच में भी किया था, बाइवेरिएट नॉर्मल का क्वेश्चन है, तो कल किया था हमने ये भी हमने क्लास में किया जब इंटीग्रल कर रहे थे अभी रिसेंटली 7 to 9 बैच में,
कि आप ई की पावर में कन्वर्ट कर लो तब भी हो जाएगा, है ना, ई की पावर लॉग करके देख लो, इस तरह से है। तो जिन लोगों को डाउट है ग्रुप में पोस्ट करो, हमारा सोल्यूशन कोई ना कोई भेज देगा, सबने कर रखा है। फिर भी किसी से नहीं होता फिर मैं आऊँ, मैं सॉल्व कर दूंगा ये, लेकिन कोई ना कोई सॉल्व करके भेज ही देगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि एमएलई निकालना है ना, तो एमएलई तो इजी है, वेरिएंस ऑफ x1 देख लो क्या आएगा यहाँ से, पहले थीटा का एमएलई निकाल लो, तो मान लो 2 थीटा आया फॉर एग्जांपल, तो 2 इंटू एमएलई ऑफ थीटा कर दो, उससे आ जाएगा। इसमें क्या है, ये यूएम भी ये हमने क्लास में सॉल्व किया था, ये यूएम भी निकालना है किसका, थीटा स्क्वायर का, तो इसमें थीटा का यूएम भी निकाल लो, ये राव ब्लैकवाइजेशन टेक्निक यूज़ करना है यहाँ पे, तो उससे आ जाएगा। और ये हमने कल ही सॉल्व किया है ना, ये भी हमने, ये तो हमने किया नहीं, लेकिन बच्चा कुछ पूछे देख लो एक बार, ये हुआ है कि नहीं, सिंपल इसका एमजीएफ निकाल लो वाई का, और एमजीएफ में मोमेंट आ जाएगा, तो उससे आ जाएगा। सर वो एमजी सर, हाँ इस वाले में ये मतलब एमजीएफ से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन से किया तो हो गया, हाँ। मतलब उस प्रॉपर्टी यूज करके एमजीएफ वाला जरा एक बार बता दो, वो मेरा फंसता है, वो मुझे दिख नहीं रहा था उसमें। जिन लोगों ने किया है इसमें क्या डाउट है कि यहाँ पे mgf ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इन टर्म्स ऑफ t क्या आ जाएगा, अगर तुम ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, ये mgf ऑफ x1 एट t, mgf ऑफ x2 एट 2t, mgf ऑफ x3 एट t। अब x1 क्या है, गामा 1,4 है, अब डिपेंड करता है ये कौन सा वाला गामा ले रहे हो तुम, अब क्वेश्चन में कौन सा दिया ये भी डिपेंड करता है, तो जो दिया एक्चुअली ये वाला दिया होगा, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x, ये वाला यूज करो, तो गामा 14 यूज करो, बताओ क्या होगा। तो इस वाले केस में mgf क्या आता है जी, बीटा बाय बीटा माइनस की पावर अल्फा, 1 माइनस 1 बाई बीटा टी की पावर माइनस, यही आता है ना, यही आएगा, चेक कर लो, है ना, तो उसको तुम सिंप्लीफाई करो, यही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास कि 1 माइनस 1 बाई बीटा तुम्हारा 4 है, तो 1 बाई, अच्छा दूसरा यूज हुआ इसमें, मतलब दूसरा पीडीएफ मतलब ये है कि तुमने ये 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x बाई बीटा, तो इसका mgf जब लिखोगे तो इसका mgf होगा 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, यही ना, तो ये यूज करो, देख लो तुम, ये यूज करो, आंसर उसे को। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन ये कौन सा यूज करे क्यों पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पीडीएफ अपलोड किया वेबसाइट पे वो फर्स्ट पेज अपलोड नहीं किया, जो हर साल अपलोड करता है ओरिजिनल पेपर में रहता है, तो यहाँ भी एग्जाम में था ही, अभी पीडीएफ इन्होंने जो बाहर निकाले उसमें फर्स्ट पेज नहीं दिया, इसलिए दिक्कत है, ये कौन सा वाला गामा था, एग्जाम में क्लियर रहता है कौन सा गामा, वहाँ लिखा होगा कि ये पीडीएफ है या ये पीडीएफ है, फर्स्ट पेज पे लिखा रहेगा, तो उसको तुम यूज करो, तो अभी किसी एक से कर लो, जैसे जिन्होंने सॉल्व किया इससे किया, इससे कर लो, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 4t की पावर माइनस अल्फा, इसका हो जाएगा 1 माइनस बीटा टी, तो यहाँ हाँ दोनों है ना, तो 2 और 2 ऑलरेडी है, तो ये भी 1 माइनस 4t की पावर माइनस 2 हो जाएगा, देखो t की जगह माइनस 2t रखना पहली बात, तो क्या होता है इसका mgf 1 माइनस 2t की पावर माइनस 2, t की जगह 2t रखो, और 3 4 है, तो 1 माइनस 4t की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा, तो हो तो क्या देखो, सो 1 माइनस 4t के बाद 3 2 5 1 6 माइनस 6, तो इसका मतलब ये जो रैंडम है इसका नाम y रख दो, y रखा हुआ है इसने, तो जो मेरा y है वो हो गया गामा, अभी इसी पीडीएफ के हिसाब से काम कर रहा हूं मैं, तो इसी पीडीएफ के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो गामा इस पीडीएफ के हिसाब से हो गया 6,4, हो जाएगा, ये काम करो ना, इसी को 4 बार डिफरेंशिएट कर लो, तो ये y की पावर 4 आ जाएगा, वैसे नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, ये तो सिंपल है, टेस्टिंग का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है, तुम्हें पूछ रहा है कि साइज ऑफ द क्रिटिकल रीजन, तो साइज का डेफिनेशन लगा लो, हो जाएगा ना, तो यहाँ जो साइज पूछा है, और यहाँ पे भी टेस्टिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2, कौन से क्वेश्चन में, हाँ क्या दिक्कत है,
इतना भी को ब्रेक किया वो देख थोड़ा सा मुझे ना तो वहाँ पे। कोई बात नहीं, थीटा क्या है, थीटा या तो 0 से 1 के बीच है या 2 से इंफिनिटी है, ये तो है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें, डेफिनेशन लगाओ साइज का, कोई दिक्कत नहीं है। और अंडर क्या काम करेंगे, किसने सॉल्व किया है कि नहीं, या किसी से नहीं हुआ है? हाँ सर हो गया। इसमें ये लॉजिक है ना कि इसमें रिजेक्शन रीजन दे रखा है। मैक्सिमाइज थीटा का फंक्शन आता है क्या? थीटा का फंक्शन आता है, वो डिक्रीजिंग आता है। ओके, तो थीटा मतलब फंक्शन मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ता है ना। हाँ सर, तो 0 to 1 वाले मैक्सिमाइज नहीं होगा, तो 2 वाले पे होगा। हाँ थीटा की वैल्यू एक बार फिर आप एक्सप्लेन कर देते। देखो, तुम्हें क्या पता है साइज का डेफिनेशन, ये बताओ। यहाँ साइज पूछा ना, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइज ऑफ टेस्ट? रिजेक्ट इज नॉट गिवन। प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हर बार तुमने देखा होगा अभी तक h नॉट में दिया होगा थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 1, ऐसा यहाँ पे नहीं दिया, यही तो प्रॉब्लम है ना। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि थीटा या तो लेस देन इक्वल टू 1 है या थीटा मोर देन इक्वल टू 2 है, यही है h नॉट में। तो तुम यहां पे लगाना मैक्सिमम, इसको मैक्सिमाइज करो। अब ये फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। अभी तुम क्या करो, इसको मान लेना कि थीटा, अभी यहाँ पे थीटा ही है h नॉट में, थीटा का रेस्पेक्ट, ये थीटा का फंक्शन आएगा। अब तुम्हें इसको मैक्सिमाइज करना है अंडर h नॉट। जब थीटा h नॉट में है तो इसको मैक्सिमाइज करो, क्या आएगा, तो यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस। हाँ है ना, हाँ वैसे ही पावर में है, जब भी कोई पर्टिकुलर मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो h नॉट या h1, तो उस केस में क्या करो, इसको मैक्सिमाइज करो। जब फंक्शन ऑफ मैक्सिमम आए तो रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, ये चीज है। तो यू मैक्सिमाइज विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ होता है h1, थीटा बिलोंग्स टू h1, यहाँ रहेगा थीटा बिलोंग्स h नॉट नल हाइपोथेसिस, ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि थीटा यहाँ बिलोंग करेगा ना इसमें, तो गिवन थीटा नॉट ऐसे। ठीक है, अब बचा 59, ये भी ऐसे ही है, तुम यूज करो अलग अलग टीआई के लिए। T1 T2 दे रखा है, 2 रिजेक्शन रीजन, तो उसके हिसाब से निकाल लो। टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है T1 के हिसाब से, फिर T2 के हिसाब से, फिर जोड़ दो। तो टाइप 2 एरर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h1 व्हेन h1 इज ट्रू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। फिर यहाँ पे x1 x2 x3 दे रखा है ऑलरेडी, बोल रहा है एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल आर लेस देन 1। तो शुरू में एक क्वेश्चन था पहला वाला E1 E2 E3 में से एग्जैक्ट एटलीस्ट 2 अकर होने चाहिए, तो सेम क्वेश्चन यहाँ एग्जैक्टली 2 अकर होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन 1 x2 लेस देन 1 इंटरसेक्शन x3 मोर देन 1, ऐसे कर करके जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं बना लो। दो लेस देन 1 होने चाहिए, एक मोर देन 1 होने चाहिए, वैसे करके हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करो, जिनका रह गया कुछ क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट करो, कोई ना कोई बच्चा सॉल्व कर देगा, जो बच गया वो मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी मैं रात को भी क्या करता हूं, तुम्हें एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा जिसमें 2005 से 2023 तक के सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, वो रिकॉर्डेड है, जो पिछले 2-3 साल में मैंने जो किए हैं वो भेज दूंगा, क्योंकि हर साल में डिस्कशन तो करता ही हूँ, तो उसका है प्लेलिस्ट बना के। और फिर भी उनमें से जो क्वेश्चन डाउट रह गए तो अभी हम लाइव डिस्कशन करेंगे। 23 का अभी किया है, 23 का कुछ डाउट रह जाएगा तो वो भी आगे डिस्कशन होगा, 22 का भी होगा, 21 का भी होगा, इस तरह से लाइव डिस्कशन होगा सारा पेपर। लेकिन उससे पहले तुम जो लोग बैच 1 वाले एटलीस्ट है वो निपटा लो, बैच 2 वाले क्या थोड़ा वेट करो, पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद फिर PYQ करेंगे। टेस्ट डिस्कशन रह गया, टेस्ट से 18-20 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार सिलेबस बैच 2 का हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक दिन PYQ एक दिन टेस्ट डिस्कशन, 6 to 9 जैम बैच चलेगा और 9 to 11 गेट बैच चलेगा, तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी ये करते हैं और अपना आप बैठ के दिन भर तैयारी करो, सुबह 8-9 बजे से जो लोग जितने बजे उठते हो अपना 9 से 6 तक अपना बैठ के तुम अपना तैयारी करो, शाम को 6 से 9 जैम वाले क्लास करो, 9 से 11 गेट वाले करो। जैम वाले लोग गेट वाले लोग 6 से 11 तक लगातार क्लास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि जैम का जो चीज़ है वो गेट में भी कवर करनी है। तो जैम को आप अगर ढंग से फोकस कर लिया ना, जो गेट वाले लोग हैं उनको ही बोल रहा हूँ, सिर्फ जैम को भी ढंग से आपने फोकस कर लिया ना तो आप अच्छे रैंक ले आओगे एक्चुअली, क्योंकि बताया था ना जैम एप्टीट्यूड में कराऊंगा, एप्टीट्यूड और जैम वाला मिला के आपके 80 मार्क्स का है लगभग। तो 80 मार्क्स में अगर आपने 60-70 ढंग से स्कोर एग्जाम में कर लिए, मतलब अटेम्प्ट कर लिए और 40-50 नंबर भी आ गया तो टॉप 10 में रैंक आ जाएगा गेट में, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं ग्रुप में कुछ पोस्ट कर देता हूँ जैम का PYQ का और शेड्यूल कल से, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। 23 का पेपर सॉल्व कर लो आप लोग जी।
तुम्हारा क्वेश्चन रह गया। हाँ एक बचा है बस। ठीक है। ठीक है, कौन सा वाला? दोनों। अच्छा, एक का आंसर नहीं आ रहा पहले वाले का, और दूसरा वाला तो 51 कह रहा है कि एफ एक्स वाई तुम्हारा है एक्स स्क्वायर माइनस 12y और स्मॉल एम कैपिटल, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 49। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो बता। मुझे बताओ इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बता सकते हो तुम? बोलो। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 है ना? अरे काम छोड़ो, यहाँ से बताओ मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ यहाँ से, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। मैंने इसको ऐसे किया, एक तो ये तरीका जो भी आप कर रहे हो उसको वैसे किया। हेलो, और बोलो बोलो। हाँ तो वो वैसे किया, और एक उससे भी किया तो मेरा 160 84 करके आ रहा था, एक -84 एक +84। नहीं नहीं, देखो मैं करता हूँ, 160 वाई का इंटरवल बताओ तुम। इसमें वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? ये इंटरवल देखो ध्यान से, इसका ग्राफ, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -7 to 7। -7 to 7। तब तुम्हारे पास एक वन वेरिएबल फंक्शन है। देखो क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमाइज दिस फंक्शन अंडर दिस कंडीशन। इसको मैं लाग्रांज मल्टीप्लायर से कर सकता हूँ, पहला मेथड। मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकता हूँ, दूसरा मेथड। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तीसरा मेथड। मैं तीसरे मेथड से कर रहा हूँ अभी, तीनों से आंसर सेम आएगा। सो मैंने क्या किया, वहां से एक्स स्क्वायर निकाल के यहाँ पुट कर दिया। ये वन वेरिएबल फंक्शन है ओवर दिस इंटरवल, तो इसको मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। देखो तो एफ डैश वाई -2y -12 राइट इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आई बताओ भाई? 6 -6। -6। तो तुम्हारे पास जब भी क्लोज इंटरवल दिया होता है तो क्या करते हैं? बाउंड्री पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इसमें तुम एक एक करके पुट करो यहाँ पे, एक एक करके मुझे बताओ f -6 क्या होगा, f -7 क्या होगा, और f7 क्या होगा। इन्हीं में से एक मैक्सिमा आएगा, इन्हीं में से एक मिनिमा आएगा। इन्हीं तीन में तुम्हें देखना लार्जेस्ट कौन सा है, वो कैपिटल एम है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो मिनिमम एम है। इसी में से हो जाएगा, करके देखो। 85 ये तो आ रहा है। हम बताओ, तीनों निकालो जरा ध्यान से। -6 और 85 आ रहा है। हाँ ये 85 आ गया, ये कितना आएगा? बाकी लोग भी करो कैलकुलेशन, बाकी लोग सिर्फ देखो मत, बाकी लोग भी कैलकुलेशन करो। -7 ठीक है, तो कैपिटल एम तुम्हारा 84 हो गया और स्मॉल एम तुम्हारा -7 हो गया। क्या दिक्कत है? दोनों का मॉड लेने को बोला है। तुम्हारा आंसर क्या है? 84 + 7 कितना होता है? 91। 169 हो जाएगा। पूछा क्या वहां पे? 94 है, मॉड का सम पूछा है। हाँ नहीं समझे नहीं। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? कैपिटल एम क्या है इसका? मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो? कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम में आएगा 84 या 85? सॉरी 85। स्मॉल एम क्या होगा? स्मॉल एम होगा -84, वो F7 आएगा -84। मतलब ये तुम बता रहे हो F7? अच्छा एक मिनट, F7 आएगा +7 -84 आएगा। अच्छा एक मिनट -84। अब ठीक है, तो ये तुम्हारा -84 आ गया, यही ना? तो तुम्हें एग्जाम में पूछा है मॉड कैपिटल एम प्लस मॉड स्मॉल एम, कितना हो गया? हो गया आपकी नहीं? हाँ सर हो गया। तो क्या डाउट कहाँ तुम्हें आ रहा था? मैंने इसमें ऐसे सोचा कि मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कॉर्नर टर्म्स पे आएगा, किसने कहा ऐसा? क्योंकि ये कॉन्वेक्स सेट है। अरे भाई दिमाग में खराब है तुम्हारा। कॉन्वेक्स सेट इसका क्या मतलब है?
कॉन्वेक्स सेट अगर ये है तो मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट पे कैसे आ जाएगा? अगर कॉन्वेक्स है तो तुम्हें कैसे दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? मान लो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है तो कैसे कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होगा? मिनिमम भी तो देखना है, सिर्फ मैक्सिमम थोड़ी देखना है ना? तो सिंपली हमने ये एमएलई में भी देखा था कि एंड पॉइंट पे कब मैक्सिमम मिनिमम मिलेगी, जब या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। एमएलई में यही कर रहे थे ना हम कि जब इंक्रीजिंग है तो जो लास्ट एंड पॉइंट उसमें मैक्सिमम मिलेगा, जब डिक्रीजिंग है तो जो फर्स्ट एंड पॉइंट है उसमें मैक्सिमम मिलेगा। अदरवाइज क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट को इंक्लूड करके देखो लार्जेस्ट किस पे है और स्मॉल, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये क्लास 12th में भी है ये। नेक्स्ट क्या दिक्कत है? 0 से 2 माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर और e की पावर, ये तो मैंने कल ही सॉल्व किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है 7 to 9 में। देखो ये कौन सा मेथड यूज करना आसान रहेगा यहाँ पे? मेथड बताओ मुझे, इंटीग्रल में जो मेथड है कौन सा मेथड जो आसान रहता है इसके लिए? मैंने इसको x प्लस वाई को u और y को v मान रहा था। सही है। नहीं ऑर्डर में चेंज करो, ऑर्डर में फिर से वही सेम स्टोरी रहेगी। ऑर्डर चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। चेंज ऑफ वेरिएबल करो। हाँ तो x प्लस वाई को u ले लो, ठीक है, y को v ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दिक्कत क्या है फिर चेक करो जरा। सो ये हो गया तुम्हारा u स्क्वायर e की पावर माइनस v बाई यू 2v बाई यू। अब dy du जैकोबियन निकालो। रुक जाओ, जैकोबियन क्या होता है कि तुम्हें यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो x आ जाएगा u माइनस वी एंड y आ जाएगा v। तो u का x के रेस्पेक्ट में 1, सॉरी x का u के रेस्पेक्ट में 1, x का v के रेस्पेक्ट में माइनस 1, y का 0 1, तो 1 आ गया। तो ये हो गया du dv। मॉड जैकोबियन होता है ना, तो ये मॉड जैकोबियन du dv। अब एक y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2 minus x। 0 से 2 माइनस एक्स। तो जब y की वैल्यू है 0 से 2 माइनस एक्स तो मतलब x प्लस वाई क्या होगा? लेस देन क्या? 2। और अच्छा x क्या है? 0 से 2। तो क्या x y नेगेटिव हो सकता है? तो ये तो पक्का है कि u तो, अच्छा ग्राफ बना लो, चलो इसको ग्राफ बना के देख लो। तो मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ xy में, तो xy में अगर ग्राफ बनाता हूँ तो क्या होगा कि पहले मेरा दे रखा है x प्लस वाई लेस देन 2 और उधर आ जाएगा y मोर देन x, है ना। तो एक तो आ जाएगा तुम्हारे पास y बराबर 0, ठीक है। रुको, अभी क्या है तुम्हारे पास कि y बराबर 0 और y बराबर x प्लस, ये क्यों बना रहा हूँ, है ना, ये 2 और ये इजी है, 0 से u 2 होगा। अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशन है? यहाँ से देखो यूबी में क्या रिलेशन है यहाँ पे इन दोनों में? व्हाट डू यू सी द रिलेशन यूबी में? u हमेशा का tan v होगा। रुक जाओ, u एंड v में कौन सा लार्जर है ये बोल रहा हूं मैं। u मोर देन v है और v मोर देन 0। सो लगाओ ये लिमिट तो गया। देखो u की लिमिट क्या लोगे तुम? 0 से 2। अच्छा अगर v पहले लिखूंगा, v का लिमिट क्या है? v क्या होगा? व्हाट इज v? मैं v पहले लिखता हूं, रुको। dv du, बताओ v की लिमिट क्या है? v u से छोटा होगा कि नहीं? सो 0 से u होगा। हाँ यही आसान है, dv du। तो v की लिमिट 0 से u, u की लिमिट 0 से 2, सॉल्व कर दो, हो गया। क्योंकि du dv लिखेंगे तो और कॉम्प्लिकेट होगा, du लिखूंगा ना तब भी कॉम्प्लिकेट ही रहेगा, 2 बार u है। तो v पहले लिखो तो इजीली इंटीग्रेट होगा, एक u खुद कट जाएगा, है ना, फिर वो जाके नम आसान हो जाएगा। देखो अब तो यहां से इंटीग्रेट कर लो इसको 0 से 2, मैं v u स्क्वायर एज इट इज छोड़ दो, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो e की पावर माइनस 2v बाई यू। सर ये एक बार रीजन और बस बता दियो तो हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, ठीक है।
0 से u, अब ये हो जाएगा du, अब तो हो जाएगा ये। रीजन में ये है कि तुम्हारा ये लाइन है y इज इक्वल टू 0, तुम्हारा ये लाइन है x इज इक्वल टू 0, तुम्हारा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x प्लस वाई की वैल्यू, ये मैंने कल ही 7 to 9 में क्वेश्चन किया है, किसी ने पूछा था बच्चे ने। तो इसमें क्या है, मतलब एग्जैक्टली नहीं सेम रहा हो, थोड़ा अलग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर लिखा था। चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़ाया लास्ट क्लास में, तो उसमें x प्लस वाई की वैल्यू इस कॉर्नर, यहाँ ये क्या है x प्लस वाई इज 0 और ये क्या है x प्लस वाई इज 2, तो u तो 0 से 2 में होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब v का देखो, जो v है, v और u में क्या रिलेशन है, तो देखो जैसे जब y को 0 पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये u की वैल्यू कितनी हो रही है 0, v की वैल्यू कितनी हो रही है x, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से 2। कहने का मतलब हो गया v की वैल्यू 0 से, और x है ना, और जब x 0 रखोगे तो क्या होगा, दो इक्वल हो जाएगा नहीं, तो ये मतलब v की वैल्यू 0 से u हो गई और u 0 से 2 हो गई। तुम चाहो तो इसका मैं u भी में ग्राफ बना देता हूं, देखो तो u भी में ग्राफ बनाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो कॉर्नर के हिसाब से सोचो, जब y 0 है तो बताओ u भी में क्या रिलेशन, y को 0 रख दो तो क्या होगा, हाँ तो v0 मतलब u एक्सिस, तो ये v इज इक्वल टू 0 हो गया, v इज इक्वल टू 0। ओके, जब x 0 है तो क्या होगा, तो u इज इक्वल टू v का ग्राफ बना लो। अब जब x प्लस वाई 2 है तो क्या हो रहा है, कॉर्नर, इस कॉर्नर में तीनों कॉर्नर के हिसाब से सोच रहा हूं, तो x प्लस वाई 2 है तो क्या हो रहा है, तो u की वैल्यू 2 है, ये लाइन u बराबर 2 है। अब ये तुम्हारा रीजन है, अब देख लो यहाँ पे लिमिट क्या लिमिट है, देख लो, ठीक है, ओके। सो v 0 से u एंड u 0 से 2, ये हो गया। तो ये u v में ग्राफ आ गया, यही ग्राफ जो यहाँ xy में था, दिस ग्राफ ट्रांसफॉर्म इनटू दिस। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए कल मिलते हैं। तो कल अभी वो चलेगा, तो जो 9 to 11 वाले बच्चे थे बैच 1 में जैम का सिलेबस ऑलरेडी कवर हो गया है, एक बार सिलेबस अच्छे से देख लो, और जैम का पेपर तुम अभी खुद से 2005 से 2023 तक ट्राई करो। कौन से बच्चे जो 9 to 11 वाले बैच में थे जैम में, बैच 1 में, जो कि कंप्लीट हो गया बैच 1। बैच 2 अभी चल रहा है, उसका सिलेबस कंप्लीट होना है। बैच 3 चल रहा है जो PYQ वाला है, तो बैच 3 बैच 2 कंप्लीट होने के बाद बैच 2 के आगे ही चलेगा बैच 3, तो बैच 3 बैच 2 के बाद अभी चलेगा। तो बैच 1 कंप्लीट हो गया है, बैच 2 के बाद आगे बैच 3 कंटिन्यू होगा। अब ये 9 to 11 स्टॉप हो गया जैम वालों के लिए, 9 to 11 गेट बैच है अब, तो इसमें गेट की चीज़ें चलेंगी अब, ठीक है। तो वो अभी ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। तो बाकी जो है वो बाकी तुम जब तक 2005 से 2023 तक कंप्लीट करो पेपर 9 to 11 वालों, और टेस्ट में जो क्वेश्चन उसको कंप्लीट करो। डाउट हो 6 to 9 में ही ज्वाइन करो, वहीं डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। सर ये जो एग्जाम दिए उसका वापस रिस्पांस चेक करना है तो कहाँ पे देखा जाएगा? वो पोर्टल पे ना, नहीं पोर्टल नहीं, जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ है जो, तो आप जब सबमिट करते होंगे तो वहाँ की आता होगा ना। हाँ मैं उस टाइम तो देख लिया था मैं रिस्पांस सारा जो हाँ। भी है, मतलब मुझे वापस रिविजिट करना, देखना है कि सर उसका वो एक्चुअली कोई मेल आईडी करके .com करके कुछ मेल आया है उस पर। हाँ, मेल आपने सबमिट किया होगा ना, तो आपके मेल पे रिस्पॉन्स आया होगा। तो क्या नाम से होगा? हाँ, वो जो बनाता है, जैसे वो बनाया था कोल में KOIMAI कोई मेल ID @gmail.com, तो उस नाम से जिसने बनाया था टेस्ट में, तो उसके ईमेल आईडी से आएगा। तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ।